नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। और आपके बेहतरीन सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और असल में आप सब में से कई लोगों ने ये इच्छा जाहिर की है कि हम डेली तीन चार वीडियो रिकॉर्ड करें। फ़िलहाल के लिए तो ये संभव नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। लेकिन आगे जैसे भी समय मिलेगा मैं आपके लिए चाहे सुबह शाम समय निकाल कर अलग से रिकॉर्डिंग ज़रूर करूँगा। लेकिन ये बात तय है कि हम लोग हफ्ते में पाँच छः वीडियो बनाते रहेंगे, बजाय कि हर दिन तीन चार। बिकॉज़ मुझे और भी अपने जो मेरा प्रोफ़ेशन है उसके लिए भी मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो आप लोगों का सहयोग बना रहे। और हम हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम बजाय कि एक वीडियो को 5 या 10 मिनट की बजाय जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं एक अच्छा समय 1 घंटा, डेढ़ घंटा इसमें लगा लेता हूँ। और आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि आप इसी प्रकार का प्रेम हमारे लिए बनाए रखें, अपने नए-नए सुझाव, सजेशन हमें देते रहें। मेरा नाम है इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी, मुझे 15 सालों का एक्सपीरियंस है साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी का। और वही एक्सपीरियंस हम लोग आपको इस चैनल में श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में शेयर कर रहे हैं। और निकट भविष्य में हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम और भी कई ऐसे अनुभवी व्यक्तियों को अपने चैनल पर लाएं और उनका अनुभव भी आप लोगों से शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कन्या लग्न के अलग अलग 12 भावों में अगर सूर्य आ जाते हैं तो उसका क्या फल होगा। और आपको पता है हम एस्ट्रोनॉमी के इम्पैक्ट को जब बॉडी से रिलेट कर देते हैं तो उसी को कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। तो इस प्रकार के भी कई संवाद जब कहते हैं कि सर इसका अर्थ क्या होगा एस्ट्रोलॉजी का, तो वो सब चीज़ें भी हम आगे चर्चा में करेंगे। बिकॉज अभी हमने जो प्लेलिस्ट फ़िलहाल छिड़ी हुई है उसमें हम सूर्य प्लैनेट के इम्पैक्ट को अपनी बॉडी से रिलेट करना चाह रहे हैं, यानी सूर्य ग्रह का शरीर में क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हम फिलहाल किसी दूसरे ग्रह पे ना जाकर किसी दूसरे टॉपिक पे डाइवर्ट ना होकर फिलहाल हम इसी टॉपिक पे रहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और लेकिन ये बात है, स्टेप बाय स्टेप करते हम एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से जान जाएंगे, डिटेल में जान जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो कन्या लग्न का बेसिक नेचर क्या है वो आप ऑलरेडी चैनल में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जो उसमें हमने कन्या लग्न के मूल स्वभाव के बारे में बताया है, वो आप वीडियो देखें उसके बाद आप यहाँ आए। मैं आपसे चाहूँगा आपका कोई भी लग्न है फिर भी आप इस प्रकार के जितने भी हमने सेपरेट लग्न पर वीडियो बनाए हैं वो ज़रूर देखें, तभी हम किसी भविष्यवाणी को तह तक पहुंच पाएंगे। जो आपने प्रेडिक्शन की है वो सही हो पाएगी। आप ऐसा समझेंगे नहीं सर मेरा कर्क लगन है तो उसमें मैं खाली सूर्य के प्रभाव को जान लूं, तो फिर आप की जो भविष्यवाणी की सटीकता है, क्योंकि हमने और भी कई इन बिटवीन बातें डिस्कस की हैं जो आपके लिए यूजफुल है अगर आप एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कन्या लग्न के स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। और जब कभी भी किसी ग्रह के बारे में आप स्टडी करें तो पहले ये जरूर देख लें कि जो लग्न है उस लग्न का स्वामी कौन है। क्लियर? सबसे पहली चीज यही होती है, कभी किसी कुंडली को देखें तो आप लग्न के स्वामी को और राशि के स्वामी को देखें। अगर लग्न और राशि की मैत्री है तो वो व्यक्ति मतलब उसका माइंड सेटअप एकदम क्लियर होता है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन अगर हम दो लॉर्ड की बात करते हैं वो अलग अलग हैं और दोनों की विचारधारा भी जमीन आसमान का फर्क है, तो फिर बड़ा विरोधाभासी हो जाता है ऐसा व्यक्ति। क्लियर हो गया? और इसमें ये भी देखना है कि भाई अगर जैसे मान लीजिए किसी का अग्नि तत्व प्रधान है, किसी का जल तत्व प्रधान है, इसको भी हम अलग ट्रैक्स में देख सकते हैं। फिर कई बार क्या हो जाता है, अग्नि तत्व प्रधान तो है, जल तत्व प्रधान तो है, लेकिन दोनों में अच्छी दोस्ती है तो फिर वो मैनेजेबल हो जाती है। तो इस प्रकार से चीज़ों को समझना है। तो देखो, कन्या लग्न के स्वामी हैं बुध, और बुध बुद्धि के देवता हैं और राजकुमार हैं। और वैसे कन्या जो लग्न की बात करते हैं या कन्या राशि की बात करते हैं, ये बड़ी सधी हुई राशि, बहुत मिथुन में भी और कन्या में भी दोनों के स्वामी बुध ही हैं। लेकिन ये ज़्यादा अपने आप को कह सकते हैं मैच्योर है, ज़्यादा मैच्योर राशि है कन्या। तो बुद्धि वाला जो रंग देखना है वो कन्या लग्न में अगर बुध अच्छे हैं तो बढ़िया मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर सूर्य बैठे हैं तो अगर सूर्य के साथ ही यहाँ पर रगलाधिपति बैठ जाएं तो फिर बहुत ही अच्छा इस कुंडली का प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि बुध आदित्य योग हो जाएगा। बुध आदित्य का मतलब होता है जब सूर्य और बुध किसी कुंडली में एक साथ बैठ जाते हैं, और उनका भी जगह मायने रखती है भाई कौन सी जगह पर बैठे, भाई यहाँ बैठे यहाँ बैठे, तो ये अच्छे जगह है। वैसे भी केंद्रों को हम अच्छा ही मानते हैं, तो केंद्र में बुध आदित्य योग बन जाए तो बहुत ही उसका बुद्धिमान होगा बहुत ज़्यादा। क्लियर? और नियर टू सन का मतलब होता है कि उसको अथॉरिटी से बहुत प्रेम मिलेगा
और किंग से बहुत आदर मिलेगा, इस प्रकार की चीज़ उसके जीवन में देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर अभी हम थोड़ी देर के लिए कहीं भी नहीं, हमें बुध को कंसिडर नहीं करना है, खाली हम सूर्य को देखते हैं, तो पहले भाव का कारक भी कौन है? पहले भाव का कारक सूर्य है। तो पहले भाव में सूर्य का बैठना वैसे प्रथम दृष्टा आपको जैसे पर्सनालिटी में थोड़ी आपकी बढ़िया कर देगा। अब थोड़ी मैंने शब्द क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और देखने को आती है कि इसका जो स्वामी है, माने सूर्य जिसका स्वामी है वो है लियो, वो 12 है। तो 12 में ज़्यादातर क्या होता है, 12 यानी लॉस का भी भाव होता है वैसे। अब वो लॉस का भाव बैठा है अपने शरीर में, तो कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति इस प्रकार की कोई बात करता है, कोई बड़ी यात्रा की बात करता है, विदेश में रहने की बात करता है, तो उसको उसका नुकसान होता है, शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा कभी इस प्रकार का वो। तो क्योंकि ये वाले इस घर का स्वामी है वो शरीर में बैठा हुआ है, तो मतलब क्या है, जैसे अगर यहीं बैठा है तो वो सूर्य वहाँ ठीक रहेगा। क्लियर? लेकिन एक बात, ये कब ओवररूट हो जाएगा ये नियम जो मैंने बताया, अगर इसका स्वामी बुध यहां बैठ जाए तो क्या होगा, बुध मित्र क्या है, सूर्य क्या है, 12वां है, वो ठीक है। लेकिन अगर लग्नाधिपति 12वें में चला जाता है, सही स्थिति में चला जाता है, मित्र के भाव में चला जाता है, तो फिर फॉरेन कंट्री से मिलने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर देता है अगर वो मित्र में है चला जाए या स्वाग्रही में चला जाए। जैसे सूर्य अब यहां अगर 12 में आ जाता तो वो उन चीज़ों को कम कर देगा। क्लियर? लेकिन यहां आने का मतलब यह है कि वो 12वें भाव का स्वामी जो आपके शरीर में आ गया है, तन में आ गया है, आपकी पर्सनैलिटी में आ गया है, तो जब कभी भी आप घर से दूर जाएंगे तो इसका अर्थ यह भी होता है, क्योंकि सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपकी आत्मा के कारक हैं, सूर्य आत्मा पिता के कारक भी हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हम इस प्रकार से अपने पास रहते हैं पिता अगर, तो हमारी पर्सनैलिटी मैच्योर रहती है। लेकिन जैसे ही सूर्य अपने से दूर चले जाते हैं, माने फॉरेन लैंड चले जाते हैं, तो उसको फिर पिता भी बीमार पड़ने लग जाएंगे और स्वयं भी उसके, क्योंकि सूर्य हमारे भी कारक हैं। असल में पिता का डायरेक्ट संबंध, जैसे कहता है भाई किसी कुंडली में ये देखना है कि पितृदोष है या नहीं है, तो प्रथम दृष्टा आपने कुंडली नहीं भी देखी है, हालांकि अलग अलग ढंग से कहते हैं भाई, जैसे यहाँ बैठे हैं राहु बैठे हैं, पहले घर में अगर क्रूर शत्रु के यहाँ राहु बैठे हुए हैं या सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो फिर उसको पितरों का कहीं ना कहीं प्रकोप है। और दूसरा ये, हम अगर कुंडली नहीं भी देखते हैं, खाली हम ये जान लेते हैं कि इसके दादा जीवित हैं, इसके नाना जीवित हैं, सबका घर कुटुंब में सब साथ में है, तो पितरों का प्रकोप होने वाला है नहीं। अब दादा नहीं है, नाना नहीं है, कोई मिला नहीं, उसको प्रेम नहीं मिला किसी का, तो इसका मतलब पितरों का कहीं ना कहीं कष्ट उसको झेलना ही पड़ा है। तो आप लोगों को बात याद रखनी है कि हम सीधा इन सब नियमों को सांसारिक नियमों में समझ जाते हैं, और उसकी कुंडली को भी फिर आप देखेंगे तो उसमें साफ लिखा होगा कि इसके सूर्य अच्छे हुए, इसके पिता जीवित हैं, इसके दादा अच्छे हैं, तो राहु भी उनको अच्छा ही फल देंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि ये राहु जैसे ग्रह हमारे दादा दादी हैं और केतु हमारे नाना नानी, इस पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं इसके दादा, कई कहते हैं मैंने अपने दादा की शक्ल ही नहीं देखी है। इसका मतलब क्या है, राहु ऐसी स्थिति में होंगे कुंडली में जो उसके परम शत्रु होंगे, भयंकर, मतलब जैसे मंगल और राहु की भयंकर शत्रुता है, तो ऐसे कोई जगह अगर बैठ जाते हैं तो फिर वो दादा की शक्ल भी नहीं देख पाएगा। तो हम इस प्रकार से भी प्रेडिक्शन धीरे 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 करने लग जाते हैं। लेकिन एक बार का ध्यान रखना है, दादा कई बार जीवन में जब हम आप प्रेडिक्शन दे दें कि यार राहु बैठा है मंगल के यहाँ तो तेरे दादा नहीं होंगे, लेकिन आपने एक चीज़ को ध्यान नहीं दिया, आपने बृहस्पति की नज़र का भी ध्यान रखना है। अगर बृहस्पति उस घर में नज़र मार देता है ठीक है, दादा बीमार रहेंगे लेकिन उनका जीवन में कष्ट नहीं आने देगा। बृहस्पति इतना शुभ ग्रह है कि सिर्फ नज़र भी मृत्यु को टाल देती है। फिर तो इसमें सूर्य यहाँ बैठे हैं तो अपनी पर्सनैलिटी, क्योंकि सूर्य पहले भाव के कारक है, मैच्योर हो जाएंगे, ठीक रहेगा। अब ये फॉरेन वाली जो मैंने बात बताई आपको, इस प्रकार का कभी वो सेटलमेंट की कोशिश भी करते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं, खासकर हेल्थ इशू हो जाते हैं और पिता की भी हेल्थ में दिक्कतें आती हैं अगर वो बाहर यात्रा करने या बाहर रहने की बात करते हैं। और इसमें ये दृष्टि की बात करें तो ये अपने से 7वें में दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य की 7वें भाव के लिए दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। क्लियर हो गया? मतलब अपने लिए ठीक है आप लिख, 7वें भाव का मतलब आपके पत्नी के कारक, आपके पार्टनरशिप के कारक, वो वहाँ पर
थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, नॉट सो मच, क्योंकि यहाँ बैठना ज़्यादा दुखदाई होगा। नज़र फिर भी, क्योंकि नज़र भी ध्यान रखने की किस के घर में है। अगर जैसे सूर्य यहाँ बैठे होते हैं और अपने परम शत्रु के यहाँ नज़र मार रहे होते, लाइक यहाँ पर शुक्र का कोई होता नंबर, लेकिन अभी क्या है, इनके राजा के गुरु बृहस्पति का घर है, तो ठीक है, नज़र तो उसमें मार रहे हैं। इसका मतलब ये होता है पत्नी के साथ कभी कभी आप अपनी किंगली नेचर के कारण डिस्प्यूट खड़ा कर देते हैं कि भाई नहीं मैं इस चीज़ को मैच्योर करूँगा, मैं करूँगा इस चीज़ को। हालांकि वो 12 नंबर सामने, तो वो आपका पार्टनर काफ़ी समझदार है, बट कई बार आपके कारण वो दिक्कत आती है। हाँ, बट बृहस्पति अगर नज़र यहाँ पड़ जाए या बृहस्पति स्वयं बैठ जाए तो फिर वो चीज़ें बाईपास कर जाती हैं या ओवर रूट हो जाती हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब हम बात कर लेते हैं, अगर सूर्य हमारी कुंडली में, कन्या लग्न की हमारी कुंडली है और दूसरे भाव में चले जाएं तो उसका क्या फल ये हमें देंगे। ध्यान रखना है कि जितने भी लगन हमने पढ़े हैं वो दूसरे भाव में सूर्य बैठे हैं, उसको हम सीधा कन्या लग्न या तुला लग्न पे लागू नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम सीधा यही मान लेते कि नहीं भाई, हमने कर्क लग्न में पढ़ा था, दूसरे घर में प्रभाव, वही हम कन्या लग्न में लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा गलत हो जाएगा फिर आपकी जो प्रेडिक्शन है। तो अब देखिए, सूर्य आ गए हैं कन्या लग्न के दूसरे भाव में, तो उसमें क्या होने वाला है, ये है शुक्र का घर, शुक्र इनके शत्रु भी हैं और ये अपने सबसे ज्यादा अनफेवरेबल हाउस को मानता है। इसको बोलते हैं सूर्य यहाँ नीच के हो जाते हैं। क्लियर हो गया? सूर्य यहाँ डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, यानी उनका काम बिल्कुल मन नहीं करता यहाँ पर बैठने का। इस प्रकार बैठने का मतलब इस नंबर पर, नंबर मतलब तुला लगन में या तुला राशि के सूर्य नीच के माने जाते हैं। कई बार वो नीच भंग हो जाता है तो फिर वो स्थिति फिर भी सुधार देते हैं घर की, इस घर की स्थिति सुधर जाती है। लेकिन अगर जो प्लैनेट बैठा है उसका कार्य करने का मन नहीं है और स्पेशली वो वहाँ बैठा हुआ है जहाँ हमारे रिसोर्सेज हैं, याद रखिएगा ये हमारे कितने ज़्यादा रिसोर्सेज का उपभोग करने वाले हैं। कहता है हमारे पास तो कोई रिसोर्सेज है ही नहीं, और दूसरा भाव हमारे घर में किस प्रकार की हमें एजुकेशन मिली, प्राइमरी एजुकेशन जिसको बोलते हैं, माता पिता से संस्कार भी कह सकते हैं आप, वाक सिद्धि कह सकते हैं, वाणी की शुचिता कह सकते हैं, ये दूसरे घर से देखा जाता है। तो अगर अब यहाँ पर इनके शत्रु बैठ गए हैं तो ये क्या करेंगे कि ये, हम सिर्फ सूर्य के प्रभाव को भी जान रहे हैं, मैं अभी नीच भंग राजयोग वाली बात पे नहीं जाऊंगा, अभी सिंपल मैं बात करूँगा। अगर सूर्य यहाँ बैठ जाएं तो ये आपके वाणी की पहले तो थोड़ा रूड हो जाएगा, कर्कश हो जाएगा, मतलब चाहते हुए भी आप जानते हैं कि नहीं मुझे पोलाइट बोलना चाहिए था, बट आप पोलाइट नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज सूर्य एक कह सकते क्रूर ग्रह है और वो बैठा कहाँ है, वो शुक्र, मतलब एक तो होता है भाई एक पर्सनैलिटी ऐसी है जो जिस पर कठोर वाणी भी बोलता है तो सूट कर जाती है, भाई बॉडी ऐसा है। बट इसके लिए क्या है, लोग उससे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इसको सॉफ्ट बोलना चाहिए, बट ये फिर भी कर्कश बोलता है, कड़वा बोलता है। कई लोगों में कर्कश भी चल जाता है। मेरी बात को समझना जरा। कोई अगर ये दूसरा घर क्या है, ये दूसरा घर में यही बता रहा है कि इसका जो नेचर है मुख्य रूप से वो कैसा होना चाहिए। कहता है इसका शुक्र जैसा होना चाहिए था, बट शुक्र जो सॉफ्ट प्लैनेट है उस पर सूर्य बैठे हुए हैं, तो होना चाहिए था बट है तो नहीं। सेम वही बात है, लग्नाधिपति आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, मूल स्ट्रक्चर कैसा है आपका। लेकिन अगर लग्न अधिपति किसी मंगल सूर्य के बीच में घिर जाए तो ना चाहते हुए भी उसको क्रोध अनावश्यक करना पड़ेगा, जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करेगा। आपको लगेगा यार ये बस बनावटी सा क्रोध करता है जो उसकी पर्सनैलिटी के लिए नहीं। हाँ, लेकिन अगर बात कभी जैसे कोई सूर्य का लग्न है, मेष का लग्न है, तो वो तो पर्सनैलिटी वैसी है। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि वो पर्सनैलिटी वैसी हैं, और अगर मंगल अच्छे हैं तो फिर उस पर क्रोध सूट करता है, याद रखिएगा। हालांकि कई लोग ये कह सकते हैं कि सर क्रोध किस पर सूट करेगा, नहीं, सभी भगवान के बनाए ही अलग अलग ये भाव हैं। जैसे प्रेम जरूरी है वैसे भगवान के ये नियम है सब। वक्त आने पर अगर क्रोध ना हो तो फिर हो सकता है देश संकट में पड़ जाए। तो ये सब अब लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जिस एंगल में दर्शा रहा है कि सूर्य यहाँ बैठकर वाणी में जो मिठास है उसको कम कर रहे हैं, और नीच के होते हैं तो और पिता
पक्ष को भी कमज़ोर कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य अब नीच के हो गए तो पिता से मिलने वाले जो आपका पैतृक संपदा है उसको भी यहाँ कम कर देंगे सूर्य, क्योंकि दूसरा घर आपके एसेट्स को भी बताता है, आपके धन भाव को बताता है, आपके रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से आपको धन कलेक्ट हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगे आपके रिसोर्सेज। ठीक हो गया। और दूसरा भाव आपके कुटुंबों, आपके जो रिश्तेदारियों के बीच आपका प्रेम है। कई बार क्या होता है कि हमारी वाणी मतलब अच्छी नहीं है, फिर भी हमारे साथ हमारे लोग, कुटुंबी हमारे साथ रहते हैं। वो क्या होता है, वो होता है जैसे मान लीजिए हमारा तीसरा भाव खराब है, तो तीसरा भाव आ रहा हमारा क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। याद रखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन, लेकिन वाक सिद्धि दूसरा भाव है। तो क्या तीसरा भाव खराब है, तो कई बार ऐसा लगता है यार ये तो थोड़ा सा रूड है, लेकिन घर वाले इसके साथ रहते हैं हमेशा, पता नहीं क्यों छोड़ते नहीं है। सारे ससुराल पक्ष के लोग इसके साथ हैं, उसके घर के पक्ष के लोग, क्योंकि दूसरा भाव बहुत स्ट्रांग है। मेरी बात समझना जरा इस चीज़ को, कि कोई भी आपको ये इस प्रकार की बात कह रहा है, जम नहीं रहा, जम तो रहा है, आप लोगों ने उसको ढंग से डिकोड नहीं करा। ठीक है। तो सूर्य, अब सूर्य की नज़र यहाँ से है आपके 8वें भाव में है, और वो उच्च की नज़र है। ये क्या बताती है कि सूर्य की नज़र जब 8वें भाव, जो हमारा कष्ट का भाव है, और उच्च की नज़र, तो क्या कहता है कि अपने उस नेचर के कारण, ठीक है, ये अपने उस कुटुंब पक्ष को तो कमज़ोर कर, लेकिन उच्च की नज़र क्योंकि वहाँ पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अपने उस चीज़ को, ये कष्टों को स्वयं से ही मात दे देता है। मतलब खुद ही इतना ज़्यादा फिर वो हो जाता है, घर बार जब दूर हो जाता है तो इतना ज़्यादा मैच्योर कह लो आप इसको, तैयार हो जाता है वो, कठोर हो जाता है वो, कि कष्टों का उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता है, वो कष्टों से डटकर मुकाबला करता है। क्लियर हो गया। क्योंकि आपने 8वें भाव पे जो दृष्टि मारी है वो उच्च की है। क्लियर हो गया। तो 8वें भाव से संबंधित चीज़ें आपका थोड़ा थोड़ा फेवर करना शुरू कर देती हैं। क्लियर हो गया। लेकिन इसमें बात याद रखनी, अगेन इसका जो मालिक है उसकी स्थिति भी देखने जरूरी है। ये सिर्फ एक दृष्टि डाल रहा है। दृष्टि के मामले में कुछ प्लैनेट को नंबर बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। जैसे अगर गुरु की बात करें तो गुरु की दृष्टि इस प्लैनेट के भी इम्पैक्ट के करीब करीब बराबर हो जाती है। जैसे अगर हम कहें कि इस घर के ओवरऑल रिजल्ट में घर के स्वामी का महत्व है करीब करीब 75 से 80% तक, दृष्टि का महत्व है 20% तक। लेकिन गुरु की दृष्टि इतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाए, इतनी पावरफुल मानी जाए कि अगर हम ये कह दें कि भाई इसकी जो रिजल्ट है 50%, तो वो 50% मान लीजिए खराब है, ये उस चीज़ को बैलेंस कर देगा। 50% की ताकत रखता है, यानी 100% तक एक्यूरेसी दे देगा। वो कहता है यार इसका तो डाइवोर्स होना चाहिए था, 100% हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने ये बात ध्यान नहीं दी कि गुरु ने उस चीज़ को दृष्टिपात कर दिया। गुरु ने, इतने शुभ ग्रह हैं, तो इसलिए जब कभी दृष्टि भी देखें आप तो थोड़ा देखिए जो अत्यंत शुभ ग्रह हैं, लाइक गुरु हैं, शुक्र भी थोड़े राजसी स्वभाव के हैं, तो उनमें इतना ज़्यादा सात्विक नहीं है जितना गुरु में है। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आज के समय में कलयुग जैसे समय में हम खाली गुरु से भी हमारा बात नहीं बन सकती है। जैसे हम अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, शनि अच्छी स्थिति में बैठे हैं, राहु अच्छी स्थिति में बैठे हैं, और दूसरे अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो हमारे साथ में मतलब वो लोग होंगे जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोगों के साथ हमारे संबंध, फॉरेनर के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और अगर इन ग्रहों में गुरु की दृष्टि भी पड़ जाए तो फिर तो कहना ही क्या। मतलब समझ में आ गया होगा कि हम इन प्लैनेट से आज के समय के सारे काम करवा पाएंगे, लाइक शनि, राहु, केतु। और क्योंकि गुरु ने उन पर दृष्टि डाल दी है, तो इनका जो खलनायक वाला रोल है, आपको नुकसान, चीट करने वाला रोल है, वो खत्म हो जाएगा। गुरु इतने शुभ हैं कि राहु केतु तक भी इनका बहुत सम्मान करते हैं। क्लियर हो गया। और यहां पर ये बात भी ध्यान रखनी कि ये 12वें भाव से 1, 2, 3 अपने से 3 है, ठीक है, और नीच पे होके बैठे हुए हैं, तो ये इसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब अनावश्यक व्यय होगा। क्लियर हो गया। कुटुंब को लेकर, ठीक है। और ये जो व्यय है, ये व्यय आप किसी दूर स्थान के लिए कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने कुटुंब को बनाने के लिए कहीं फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं और वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। मतलब आप देख रहे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट से लॉस, आपके इन्वेस्टमेंट से लॉस हो रहा है।
क्लियर। तो ये व्यय का भाव है, तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत सोच समझ कर करें, और कोशिश हो यही करें कि जब इस प्रकार की कुंडली आपकी आती है, जातक की कुंडली आती है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो करे वो अपने साथी या अपने पार्टनर या अपनी पत्नी या अपने पति के नाम पर करे तो ज़्यादा ठीक होता है। बिकॉज उसको लगता है यार ये वाला पक्ष, क्योंकि देखिए मेरी बात समझिए जरा, अब इसका ये मतलब नहीं कि आप इस मामले में बिल्कुल अनलकी हैं। भाई आपका लक आपको ये भी तो दे रहा है, माने 7th हाउस भी तो दे रहा है, माने आपका पार्टनर भी तो दे रहा है। तो अगर आपके पार्टनर का 7th हाउस बहुत स्ट्रांग है तो क्यों ना आप अपने पार्टनर को उस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व करें। भाई ठीक है आप लीड करें, लेकिन आप उसको उसके फेस का या उसके नेम का इस्तेमाल करें, तो वो चीज़ उसके नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर वो मिनिमाइज़ करें। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, यही अपने आप में एक रेमेडीज़ का काम कर देगा। माने इस भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी, धन, वाणी, आपको लगता है यार इस पर्टिकुलर केस में मुझे बोलने की बजाय इनको आगे कर देना चाहिए, वो बोले तो आप वहाँ बैठे भी होंगे तभी भी वो बोलेंगे, तो आपका डील बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसका सीधा मतलब क्या है, आप जब कभी इस प्रकार की कोई बातचीत समझाने का या कोई इस सिद्ध बात बोलने का प्रयास करेंगे, उल्टा ही होगा उसमें, यार तेरा काम अच्छा हो जाएगा, प्राय वो नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। हाँ बट इसका ये मतलब नहीं कि आपको बोलना नहीं है, भगवान का नाम लेना है और सबको नेक सलाह देनी है। लेकिन जब आप कभी भी इस प्रकार की कोशिश यही करें कि भाई आप फैमिली मैटर में किसी और को आगे रखें, वो ज़्यादा ठीक होगा। वैसे भी आप पोलाइट होकर बोलने की कोशिश करेंगे तभी भी बनेगा नहीं। सूर्य बैठे हैं यहाँ पर, तो चीज़ों को थोड़ा हार्श तो कर ही देंगे, कर्कश तो कर ही देंगे। नाउ हम बात कर लेते हैं, सूर्य ग्रह अगर हमारी कुंडली में कन्या लग्न की कुंडली है और तीसरे भाव में आ जाते हैं, तो ये किस प्रकार से हमें फल देंगे। तो कन्या लग्न में तृतीय भाव में सूर्य का फल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 2 3 याद रखना है, मैंने पहले ही बताया, इसको एंटी क्लॉक यानी घड़ी की विपरीत दिशा में गिरना है। तीसरा भाव है, तो तीसरा भाव किस किस चीज़ का कारक होता है वो पहले जान लेते हैं। तीसरा भाव हमारा कारक है हमारे पराक्रम का और बॉडी के, स्पेशली इस पार्ट का, जैसे ये हाथ, ये कंधे, इसका भी कारक है। और किस भाव का मतलब किस चीज़ का कारक है, भाई बहनें, याद रखिए स्पेशली हमारे छोटे भाई बहन। क्लियर हो गया, छोटे भाई बहनों का कारक है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं अपने, देखिए जब हम कभी अपने बड़े भाई बहन को देखते हैं तो हम 11वें भाव से देखते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार का उसका हमारे प्रति रवैया रहेगा। और प्रायः देखने में आता है कि भाई जैसे आपका 11वां भाव अच्छा है, धन आय भाव अच्छा है, तो आपका जो बड़े अगर हैं तो उनसे भी आपके संबंध अच्छे होंगे। क्लियर, अगर आपका आय भाव अच्छा है तो अब इसमें सूर्य है 1 2 3, सूर्य बैठे हैं अपने से तीसरे भाव में, और ये है मित्र। मित्र यानी मंगल का घर है वैसे, हालांकि कई देखने में इसको केतु का भी घर कह देते हैं, कि वृश्चिक जो है केतु का मानकर, जैसे अगर इसके सामने देखें ये यहाँ पर अगर कह देते हैं भी, अगर राहु अगर होता है यहाँ पर तो अच्छे माने जाते हैं, वृष में राहु होते हैं अच्छे माने जाते हैं कई जगह। और ऐसे राहु को यहाँ भी अच्छा माना जाता है तीसरे नंबर पर, ऐसे सामने केतु, क्योंकि आपको पता है राहु और केतु जो हैं एक दूसरे के साथ अपोजिट पर रहते हैं, एंड अपोजिट नोड्स हैं, जैसे नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड चंद्रमा के। तो इसी प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि भाई सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, वो केतु का घर है एक प्रकार से। और हालांकि अगर हम इसको मंगल की दृष्टि से देखे पाए तो हम ये मंगल का ठीक है मित्र है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं केतु की, और केतु और राहु का इस प्रकार के कभी कॉम्बिनेशन आता है तो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा उछाल या संबंधों में गर्माहट बनी रहती है। ठीक हो गया, तो तीसरे भाव से ये बात झलक रही है कि ठीक है, जो ये बात है पराक्रम वाली बात, पराक्रम में तो आप प्रवीण होंगे, अच्छा पराक्रम होगा, आप जब कभी कहीं खड़े होते होंगे बातचीत में तो आप अच्छा बोलते होंगे। और इसमें मंगल को भी देखना पड़ेगा कि मंगल की स्थिति कैसी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र की, जो मुख्य ग्रंथ माना जाता है ज्योतिष में, तो उन्होंने फिलहाल राहु केतु को पावर नहीं दी। हालांकि बाद में कई जो ग्रंथ आए तो उनमें फिर इनकी लॉर्डशिप का वर्णन मिला कि राहु को कई जगह कुंभ का भी स्वामी माना गया, और केतु को फिर ऐसे लियो का भी लॉर्डशिप दिया गया।
वो अलग अलग विचार हैं उसमें, लेकिन फिलहाल हम उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए किनारे, अब वो अपने आप अनुभव से आप जानने लग जाएंगे अपने आप। जब किसी व्यक्तित्व को देखेंगे आप कि भाई इस ग्रह का मैंने यहाँ देखा था, राहु का इम्पैक्ट ठीक बैठ रहा है, यहाँ भी ठीक बैठ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई हाँ कि उन्होंने, लेकिन हमारे जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं उनमें इनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है राहु और केतु की लॉर्डशिप को, ठीक है, कि भाई ये मालिकाना हक इनका है। तो अगर हम इसको अपने से माने कि भाई मंगल का मित्र होने के बावजूद भी वृश्चिक मंगल का मूल स्वभाव नहीं रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज वृश्चिक राशि एक जल तत्व प्रधान मानी जाती है, तो मंगल को जो फेवरेट लगता है वो है मेष, ठीक है। तो यहाँ भी एक विरोधाभास है कि आप लॉर्डशिप जिसकी कर रहे हैं, खुद आप एक अग्नि तत्व प्रधान प्लानिट है और जो आपकी राशि है वो एक जल तत्व प्रधान है। इस कारण से वृश्चिक राशि बड़ी कह सकते हैं समझने में कठिन राशि मानी, ऐसे व्यक्तित्व को समझना बड़ा कठिन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बैठा हो जाए तो चंद्रमा को यहाँ नीच का माना जाता है, क्लियर हो गया, चंद्रमा ग्रह को यहाँ अच्छा नहीं माना जाता, ये मतलब कई बार एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, अच्छे में भी बुरे में भी। अच्छा होगा तो वो बहुत अच्छे लेवल तक जाने लगे, बुरा होगा तो फिर वो मरने मारने यानी प्राण घातक भी ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, किसी के लिए या अपने लिए भी हो सकते हैं, क्लियर। एंड तो वही चीज़ें यहाँ पर अगर हम भाई बहनों की बात करें तो वहाँ दिखती है कि भाई भाई बहनों के साथ संबंधों की अगर बात करेंगे, जहाँ पर हमें थोड़ा कोमल होना चाहिए था, वो आप थोड़े हार्श होंगे उस चीज़ को लेकर, और आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ क्योंकि ये पिता को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से वो पिता भाव को देख भी रहे हैं, तो पिता के लिए वो ठीक नहीं माना जाएगा, बिकॉज जहाँ देख रहे हैं वो इनके शत्रु की राशि है, शुक्र की राशि है। तो जैसे अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, संबंध किस प्रकार से, तो इससे बात जाहिर हो जाती है कि भाई आप ये मान लें आपके पिता हैं का घर है और ये सूर्य जो इनके कारक हैं वो इस प्रकार से देख रहे हैं, तो मतलब आप उनको वैसा ट्रीट करते हैं। शुक्र क्या है, एक महिला कारक है, माने आपके संबंधों में खटास का कारण ये मैटर हो सकता है, कोई ना कोई इस प्रकार का मैटर, या आपके खटास संबंध है तो आप अपने फादर को किसी मतलब उसके कारण से ट्रीट कर रहे हैं नेगेटिव, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये शुक्र का कारक है और शुक्र से शत्रुता, अब सूर्य की शत्रुता तो राहु से भी है, केतु से भी है, लेकिन यहाँ पर जो रवैया दिख जाता है हमें, तो कभी भी कोई ग्रह दृष्टिपात कर रहा है और पर्टिकुलर कि जिस हाउस पे कर रहा है बुरे का, तो आपको ये भी जानने का प्रयास करना है भाई ये दृष्टि जो डाल रहा है, ठीक है ये खराब है, लेकिन किस प्रकार की खराबी है वो आप यहाँ से जाने कि भाई ये नंबर जो है 2 नंबर, ये 2 नंबर किससे रिलेटेड है, ये 2 नंबर वृषभ से रिलेटेड है। और वृषभ का स्वभाव कैसा है, वृषभ आपको पता है एक प्रकार का एनिमल है और बैल जिसको क्या कहा जाता है, और ये अपने उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मैलेफिक रहता है, और इनके देवता जो हैं शुक्र हैं, और ये आपको पता है प्रेम के राशि मानी जाती है। अच्छा, हालांकि शुक्र की फेवरेट राशि कौन सी है, तुला राशि फेवरेट राशि मानी जाती है, लेकिन ये भी वही बात शुक्र वाली का बात करते तो क्या करते हैं, प्रेम है, पार्टनर, सेक्स, इस प्रकार की कोई बातें ध्यान आती हैं। तो हो सकता है पिता से द्वेष का कारण वो वाला सेक्शन हो जाए, क्लियर हो गया, तो मतलब पिता के कहीं प्रेम के प्रति, कहीं आकर्षण के प्रति आपने कोई नेगेटिव चीज नोट की है और इस कारण से आपके संबंधों में खटास आ गई है, क्लियर हो गया। तो ये भी आप इस प्रकार की चीजों से डिकोड कर सकते हैं। यही नहीं, आप हर जगह कि भाई जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य नीच के थे तो धन में किस प्रकार का कमी वो यहां से दिखाई देने लग जाता है। मतलब क्या है, मूल स्वभाव है धन का इस कुंडली में, यहां देखिए कन्या लगन के लिए मूल स्वभाव क्या है, भाई थोड़ा वो इस चीज़ों को सॉफ्ट तरह से टैकल करे हैं और इन चीज़ों का इस्तेमाल करे तो बढ़िया बात बन जाएगी। अब लेकिन वहाँ पर सूर्य जैसे एग्रेसिव प्लैनेट आ गए हैं तो आपका स्वभाव में भी वो सॉफ्ट में कर्कश चीज़ें आने लग जाएंगी, तो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएंगी। तो यही रेमेडीज होती है, आपको याद रखना है किसी भी कुंडली में कोई ग्रह गलत प्लेस्ड है तो इसका मतलब आप उसको पूछे या आप मुझे अपने कमेंट में डालिए कि सर मेरे में भी ऐसे कुछ चीज़ लग रही हैं, तो रेमेडीज कैसी हों। रेमेडीज कुंडली से ही पता लग जाएंगी आपको, क्लियर हो गया भाई। जैसे यहाँ स्वग्रही हैं तो बहुत अच्छे हैं, तो आपको पता लग जाता है कि अच्छे हैं तो वो किस प्रकार के अच्छे हैं, क्लियर।
बुरे हैं तो किस प्रकार के बुरे हैं ये तो पता होना चाहिए ना। कहता जी भी आपको बीमारी है, इतना कहने भर से काम नहीं चलेगा ना। आपको ये तो पता होना चाहिए कि किस प्रकार की बीमारी है। आपको ट्यूबरकुलोसिस है, आपको प्लेग है, आपको टेटनस है, उसी प्रकार से मेडिसिन आगे बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर धीरे धीरे हम धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होना शुरू कर देंगे। अभी तो क्योंकि हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है, बट जब आप इसको जानने लग जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, एकदम सटीक आकलन कर पाएंगे। क्लियर। और अगर हम बात करते हैं 12वें, 1 2 3 4, तो ये क्या बता रहा है, ये आप जो 12वां भाव है उसका मालिक है सूर्य यहां पर 1 2 3 4, और अपने से चौथे बैठा हुआ है। चौथा क्या बताता है, सुख, वाहन, माता और आपका मकान, घर। अब 1 2 3 4 जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसके लिए हम कह सकते हैं, चलो मान लेते हैं कि वो अच्छा है। हालांकि देखिए ये व्यय भाव है, व्यय भाव जो आपने खर्च किया है धन। लेकिन यहां पर हम ये कह देते चलिए मित्र के यहां बैठा हुआ है, तो किन किन चीज़ों के लिए ये सपोर्ट ले सकता है। सब सपोर्ट ये ले रहा है कहाँ, कोई ना कोई विदेश भूमि में या बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति आपको मकान बनाने में मदद कर सकता है, और ये आपके सुख वाली जो बात है उसके लिए फेवर नहीं करेगा, उल्टा ये अगेंस्ट चला जाएगा आपके। क्लियर हो गया। तो इस बात को समझिएगा, जो उसका डिपार्टमेंट है वो तो दे सकता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर चंद्रमा जैसा ग्रह बन जाता तो सुख के लिए वो बढ़ जाता। अब चंद्रमा की कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, और चंद्रमा सुख का भी कारक है, और चंद्रमा माता का भी कारक है। चंद्रमा आपको मटेरियल सुख भी दे देता है। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना है जिस जिसका जो डिपार्टमेंट है। चंद्रमा तो एक यूनिवर्सल प्लैनेट्स है, इसलिए चंद्रमा को बहुत ज़्यादा नंबर दिए गए हैं। आपको लगता होगा सर सूर्य भी तो बहुत ज़्यादा नंबर, लेकिन जब प्रेडिक्शन की बात करेंगे धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि सूर्य को एक प्रकार का, जैसे भारत के पदों में बात करें तो पावर जिसके हाथ में है ज़्यादा वो है प्राइम मिनिस्टर। बात को जरा समझिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति एक सिग्नेचर बॉडी है, तो ऐसे यहाँ हमारी कुंडली एस्ट्रोलॉजी में है, सिग्नेचर बॉडी कौन है यहाँ पर, सूर्य। बट हमें भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर तो चंद्रमा ही माना जाएगा। मतलब जो हमारे पदों में जो पावर है, चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। अब आत्मा का कोई वैसे जो इम्पैक्ट सीधा नजर नहीं आता है कहीं। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। इससे होने वाली चीजों का भी ध्यान रखना है कि अपने से चौथे बैठा है, और बैठा हालांकि मित्र के यहाँ है, लेकिन मित्र का भी वो वाला पार्ट इसको जो ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये अग्नि तत्व प्रधान है, प्लैनेट है, और बैठा किसमें, जल तत्व प्रधान राशि में। तो थोड़ा थोड़ा डिस्प्यूट तो बनेगा। क्लियर हो गया। तो बिल्डिंग मटेरियल को लेकर फिर आपके लिए फिर भी पॉजिटिव है, लेकिन संबंधों को लेकर, माता के संबंध में भी ये दिक्कत डाल सकते हैं, और आपके सुख को भी यहाँ पर कम करेंगे। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर देख रहे थे हम, पिता के लिए भी वो कष्टकर हो रहे हैं, और माता से भी 1 2 3 4, क्योंकि वो लियो के स्वामी है, सिंह के स्वामी है, और वो अपने से चौथे बैठे हुए। हालांकि चौथा मोक्ष को भी बताता है। तो मोक्ष का मतलब एक प्रकार से भाई आप सब चीज़ों से हारने के बाद अंततः फिर उसकी कामना करने लग जाते हैं, मोक्ष की कामना, ईश्वर की कामना करने लग जाते हैं। तो ये जो मैंने बात बोली अंततः, वो अंततः भी सबके लिए नहीं होता है। अंततः तब हो सकता है जब कोई और दूसरे प्लैनेट इस घर को सपोर्ट कर रहे हो, या इनके कारक सपोर्ट कर रहे हो। नहीं तो अंत तो कई बार मोक्ष की बजाय मृत्यु का कारण भी बने। तो इन दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है। कहता जी मृत्यु का कारण बनेगा तेरा, तो कह रहा भाई फाइनली यू आर फिनिश, कुछ भी नहीं रहेगा तेरे पास, खत्म हो जाएगा, तेरे मोक्ष का कारण बनेगा। कहता ये कष्ट तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, ये कष्ट तेरी मोक्ष का कारण बनेगा। बड़ा फर्क है कहने में मतलब रिजल्ट में फर्क है दोनों में। ये हमने चीज़ों के कष्ट से ही चीज़ों को भांप लिया, भाई इनमें सुख नहीं है, ईश्वर को जानो, ईश्वर को समझो, तो ये मोक्ष का कारण। हमारे मन में आप भी लालसा, हाय मिल जाए, मिला नहीं, इंसान को बेचारा तड़पते तड़पते मर गया, मृत्यु का कारण हो गया। तो इस बात को समझना। तो अब हम कन्या लग्न के चौथे भाव में अगर सूर्य आ जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा उसको जानते हैं। 1 2 3 4। तो चौथा घर वैसे किसका कारक होता है, सुख का, मकान, वाहन, माता, ये सब चीज़ें, और आपकी जो इंटरेस्ट को भी बताता है। याद रखिए आपकी एजुकेशनल इंटरेस्ट
मुख्य रूप से किसके इर्द गिर्द घूमेगा वो बताता है। अब देखिए, क्योंकि ये जो घर है, ये घर है जुपिटर का, बृहस्पति का, और बृहस्पति का भी कौन सा पार्ट? बृहस्पति का जो क्षत्रिय राशि है, धनु राशि है वो। तो अगर ये बृहस्पति कहीं यहाँ उच्च के हो जाएं या स्वग्रही हो जाएं तो देखिए 4 चांद लगा देंगे इस घर को। एजुकेशन, देखिए ये तो बात पक्की है, चाहे बृहस्पति इस कुंडली में खराब भी हो तभी भी उसको पढ़ने का इंटरेस्ट तो होगा ही, क्योंकि ये नंबर, चौथा भाव जो आपके इंटरेस्ट बताता है वो बृहस्पति से रिलेट करता है। ठीक है, अब बृहस्पति किन से प्रभावित है तो फिर एजुकेशन में उनका रोल भी आने लग जाएगा। जैसे हो सकता है बृहस्पति राहु से प्रभावित हो जाए, तो राहु क्या है? इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम क्रिएट करता है, और फॉरेनर्स के साथ संबंध, इस प्रकार की चीज़ें उसको आकर्षित करने लग जाती हैं फिर। ठीक है, तो उसको मतलब धर्म से रुझान भी कई बार कम हो जाता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन ये बात तय है कि पढ़ने पढ़ाने में इसका इंटरेस्ट तो होगा। अब यहाँ सूर्य बैठे हैं, और सूर्य वैसे इनका बड़ा सम्मान करते हैं बृहस्पति का, तो कोशिश यही करेंगे कि भाई इस घर के जो जितने इनके बस में है, भाई अगर है नहीं वो चीज़ तो कैसे दे देंगे, लेकिन फिर भी जो इनके बस में होगा वो, तो इनके भवन को अच्छा बनाएंगे, इनके वाहन को अच्छा करेंगे। और अब इसमें ये देख लेते हैं कि क्योंकि ये सुख वाली बात है, और सुख को एक बर्निंग प्लैनेट जला देता है, तो सुख में कमी लाता है ये। ठीक हो गया, सुख में कमी लाता है ये। तो ये टू बी वेरी सेलेक्टिव, जरूरी नहीं कि आपके पास घर है तो सुख भी हो, लेकिन ऐसा भी हो जाता है कई लोगों के पास सुख भी है और घर भी है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि ये वाला कॉम्बिनेशन सुखी होने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सूर्य को हम यहाँ से अवॉइड ही करते हैं वैसे, तो ज़्यादा ठीक रहता है। हाँ, लेकिन जो इसका कारक है, मान लीजिए चंद्रमा, जैसे चंद्रमा भी अगर यहाँ मौजूद है तो फिर वो चीज़ों को पूरी तरह से, क्योंकि भाई जिसका जो कारक है वो स्वयं वहाँ आ जाता है, तो फिर कहता है भाई देख ऐसा तेरे पास वो नहीं है, लेकिन तेरे पास जो है वो तो दे यार, तू तो छोड़, तो सुख मत दे, तेरे बस का सुख देना नहीं है, सुख तो मैं दे दूंगा, जो तेरे पास नहीं है वो तो दे अब। तो ये एक ऐसी परिस्थिति बन जाती है जहां पर हमें सूर्य की स्थिति भी बढ़िया, यानी मकान और रॉयल नेचर उसका शाही वो भी मिलेगा, और चंद्रमा यहां बैठा है तो सुख माता वो भी फेवर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो एक फॉर अ वाइल, लेकिन जब तक ये दोनों ट्रिगर नहीं करते हैं, मतलब जब तक इनका अंतरदशा नहीं आती है, तब तक क्या होगा, आपको इन दोनों का नेगेटिव इंपैक्ट भी झेलने को मिलेगा कि भाई सूर्य है तो सुख को जलाएगा, है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर जब इनका पर्टिकुलर जैसे इनकी अंतरदशा शुरू होती है, महादशा अंतरदशा शुरू होती है, जैसे मैं लगा चंद्रमा की कि महादशा आ गई, उसमें सूर्य की अंतरदशा आ गई, अब ये ट्रिगर कर जाता है फिर ये दोनों एक बार, और इसमें बार बार आने की जरूरत नहीं, एक बार ट्रिगर हो जाए दोनों का कॉम्बिनेशन, तो फिर सूर्य भी और चंद्रमा भी दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये सब बातें ध्यान रखने के बाद ही आप कोई प्रिडिक्शन कर पाएंगे। इनफैक्ट ये सबसे टफेस्ट काम होता है जो हम लोग फिलहाल हमने शुरू किया हुआ है, कि किसी एक ग्रह को लेकर एक पर्टिकुलर भविष्यवाणी करना। लेकिन जब तक हम एक ग्रह के आइडेंटिकल नेचर को नहीं जान जाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। क्लियर हो गया? तो याद रखिए, चौथे भाव में कन्या लगन में अगर सूर्य वैसे रहते हैं अकेले, विदाउट कंसिडरिंग एनी प्लैनेट, तो भवन को और आपके वाहन को सुख देंगे आपको, क्योंकि वैसे भी जहाँ बैठे हैं वो अच्छी राशि है, बहुत अच्छी राशि है, लेकिन आपका जो सुख वाला पार्ट है उसको कमज़ोर कर देंगे। यहाँ से वो नज़र कहाँ मार रहे हैं? आपके 10वें भाव में, जो आपके कर्म का कारक है। क्लियर होगा? आपकी स्टेटस का कारक है। तो मतलब इस 10वें भाव से आपका जॉब देखा जाता है, तो यहाँ से वो नज़र मार रहे हैं, तो आपकी जॉब में कहीं ना कहीं हाई अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल होगा। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि सन रिप्रेजेंट योर फादर, सन रिप्रेजेंट योर सोल, तो फादर से भी आपके पहली जॉब मिलाने में आपको हेल्प मिली होगी ज़रूर, यानी आप सेट कराने में फादर का ज़रूर रोल रहा होगा। ठीक है, आपने बाद में खुद से अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया होगा, बट स्टार्टिंग जॉब लेने में आपके फादर ने आपकी हेल्प ज़रूर की होगी। और दूसरा ये क्या है, हम यहाँ से अपने भाव को भी, मतलब सूर्य का स्वामी है, सिंह का स्वामी है, तो ये सिंह से कहाँ बैठा है? 1 2 3 4 5। अब यहाँ से बात करें तो 5 नंबर वैसे अच्छा नंबर बताता, अपने से 5वें बैठा है, बैठा भी मित्र के यहाँ है,
तो यहाँ ये बताता है कि फॉरेन लैंड से या व्यय भाव से किस प्रकार के आपको फायदे या नुकसान मिल सकते हैं। अब देखिए हम कैसे तय करें कि फायदा होगा। 12 नंबर तो व्यय का होता है, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन सूर्य जहां बैठे हैं वो अपने मित्र के यहां बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं और 5 नंबर बैठे हैं। तो जो 5 से संबंधित पॉजिटिव चीजें हैं उनको ट्रिगर करेंगे, उनको पुश करेंगे। तो क्या क्या चीजें हैं, मतलब इसका सीधा अर्थ ये होगा कि सूर्य जो आपके घर के कारक, नॉट कारक, लॉर्ड है आपके व्यय भाव के, बैठे कहाँ हैं आपके मकान में। तो मतलब ये तय है कि आप अपने मकान को लेकर अच्छे व्यय करेंगे। अच्छे व्यय का मतलब पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट, रियल स्टेट में अच्छा व्यय करेंगे, अच्छा खर्च करेंगे। ठीक हो गया। एक होता है भी हमने खर्च किया, नुकसान हुआ, अच्छा खर्च करेंगे। और ये आपके मोक्ष का कारण भी होता है, विदेश भूमि का कारण भी होता है। तो ये भी दर्शाता है कि आपकी विदेश भूमि से 5वां संबंध है यहाँ पर। तो ये भी तय कर सकते हैं कि भी आपका, क्योंकि 5 नंबर इज आल्सो रिलेटेड विद योर सन, माने योर जो आपके चाइल्ड हैं, उनके होने के बाद आप कोई बड़ा मकान परचेज करें, उनके होने के बाद कोई बड़ा मकान परचेज करें। और बिकॉज 5 इज आल्सो रिलेटेड विद योर एजुकेशन, डिग्री, तो ये वो भी बताता है कि आपके एजुकेशन में कहीं ना कहीं फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों का भी रोल हो सकता है। फॉरेन स्टडी, फॉरेन लैंग्वेज का संबंध भी हो सकता है, बिकॉज दिस हाउस इज अगेन योर इंटरेस्ट, योर हॉबीज, ये बताता है। क्लियर। तो इस प्रकार से जब आप लिंकअप करना शुरू करेंगे तो अपने आप ही चीजें खुलना शुरू हो जाएंगी। क्लियर हो गया। तो जब सारे प्लैनेट एक साथ आपके सामने आ जाएं तो तुरंत आप सह जाएंगे, हाँ भाई ये यहाँ 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 एकदम ऐसे ही हो, और एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। मतलब आपको मैं क्या बताऊं, मैंने कई कुंडलियां देखी तो मैंने उनको बोला भी आपको मार्च 2020 में ये काम आपका होना चाहिए था। तो उन्होंने बोला नहीं सर मार्च में तो नहीं था, अप्रैल में था। तो फिर मैंने कहा आपकी कुंडली में फिर आप करीबन 2-2.5 मिनट आपका हेर फेर है, आप 2 मिनट पहले पैदा हुए होंगे, आपने मुझे 10:40 बताया है। तो उन्होंने कहा यस सर ऐसा ही है, मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया था, मुझे लगा कि इतना चलता है। तो बात याद रखिएगा, टू बी वेरी श्योर अबाउट योर टाइम, कि ये कोई तुक्का नहीं है। अंतरदशा महादशा में 2-2 मिनट से महीनों महीनों का फर्क आ जाता है। क्लियर हो गया। तो जब हम कभी अपने लिए आगे चलकर कोई प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, अपने संतानों के लिए कोई प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं, तो हॉस्पिटल वाला ध्यान रखे ना रखे, आपको ध्यान रखना है अगर वो 10:35 है तो आपको 10:40 नहीं करना, 10:35। क्लियर हो गया। और कई तो इस मामले में सेकंड तक की एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। क्लियर हो गया। तो लोग अपनी अपनी बातें इसमें बोलते हैं कि सर जिसका भाग्य नहीं है, ये नहीं, हाथ नहीं है, उसके भी भाग्य होते हैं। ये सब देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता है, कांट हेल्प इट, ऐसे लोगों की मदद भगवान कर ही रहा है। लेकिन ये जो नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं अपने ही प्रति, ऐसे लोगों को भगवान जल्दी से जल्दी शांति दे, अच्छा होगा। क्योंकि हम जो साइंटिस्टों की बात करें, किसी भी विचारधारा की बात करें, जब हम कई बार उस बात को नहीं समझ पाते हैं तो हम यही कहना शुरू कर देते हैं कि यार सैटेलाइट से क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन इट इज़ ए प्योर साइंस। जब हम जानने लग जाएंगे तो हम खुद समझ जाएंगे कि हाथ नहीं है तो भाग्य तो है, कुंडली नहीं है तो भाग्य तो है। आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका मैटर है। क्लियर हो गया। तो ये सब बातें, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है सब कहने का। तो मतलब हर चीज में ज्योतिष तो यहां तक कहता है कि भाई हमें कुंडली भी नहीं चाहिए, हम किसी व्यक्तित्व को देखकर ही उसके बारे में अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे 1-2 व्यक्ति मेरे से मिले तो मैंने उनको देख के ही कहा सर आपकी सूर्य आपका बहुत अच्छा है या मंगल आपका खराब है। तो उन्होंने कहा सर आपको कैसे पता। तो मैंने कहा भाई अनुभव, एक्सपीरियंस। तो ऐसा आप भी दिन के समय पे आपको कभी कभी कुछ ऐसा अचानक से बुरा सा लगने लग जाए कि कुछ, या क्रोधी भाव आने लग जाए, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्रोध किस पर्टिकुलर टाइप का क्रोध है। ये सूर्य का क्रोध है, या ये क्रोध मंगल का क्रोध है, शनि का क्रोध है, या राहु का क्रोध है। तो और जब आप इसको धीरे धीरे मैच करेंगे तो देखेंगे अरे
अभी 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 शुरू हुई थी राहु की जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ऐसे ऐसे करते करते, और वो अगर हम घंटों के हिसाब से भी निकालना शुरू कर देंगे तो अंदाज़ा लग लेना हाँ यार इस समय ये ट्रबल आएगा मुझे, ये दुख आएगा मुझे, ये सुख आएगा मुझे। क्लियर हो गया? तो हालांकि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, सब सुप्रीम पावर इज कर्म। वो तो ये भी बोल रहा है, जिसको बोल रहे हैं ना रेमेडीज, उपचार, वो इसी बात पर जोर दे रहा है कि आप उपचार का मतलब क्या, कर्म। अदरवाइज ये कहते हैं कभी आंख मूंद लो अपना, पशुओं की तरह जियो। नीति संग्रह, नीति शास्त्र का मतलब ही यही है। इनफैक्ट जो आप चाणक्य नीति में जो अर्थशास्त्र की बात आती है वो भी यही है, कहता है धन कहीं भी जमा करो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका एक वे होता है, उसका एक कर्मण्येवाधिकारस्ते है, उसमें वैसे ही है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, धन को कैसे सेव करना है। तो ऐसे ये एक टेक्निक है, इसको तो जानना ही पड़ेगा आपको, इसको हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपका स्टेटस को बढ़ा रहा है ये, ठीक है। आपके फॉरेन वाले चीज़ों में भी इस प्रकार की आप चीज़ें कह सकते हैं कि बिकॉज अपने से 5वें और अच्छी जगह बैठे हुए हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, सूर्य अगर कन्या लगन की कुंडली है और 5वें भाव में आ जाते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5वां भाव क्या क्या बताता है? 5वां भाव हमारा संतान पक्ष, हमारी जो डिग्री एजुकेशन है, इस प्रकार के, याद रखिएगा ये हमारे इंटरेस्ट, कोर इंटरेस्ट, ये हमारा जो आपने डिग्री पढ़ाई किस प्रकार की वो ही है। तो दोनों को कई लोग मिलाकर आपकी एजुकेशन को देखते हैं, वही सही तरीका होगा। इनफैक्ट खाली इससे देख पाना संभव ही नहीं है, अब देखेंगे तो गलती होगी ही होगी, इन दोनों को मिलाकर ही देख पाएंगे आप। मतलब कन्या लगन का जो इंटरेस्ट है वो इस ऐसा होगा पढ़ाई का, पढ़ा क्या है वो ये है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका स्वामी यहां बैठ जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी उसकी, तो क्योंकि जो इंटरेस्ट है उसी को उसने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। इसका स्वामी यहां बैठा हुआ है, इंटरेस्ट को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। अब कई बार क्या हो जाता है, इसका स्वामी यहां बैठ जाता है, लेकिन यहां पर यह बात नोटिस जरूर करनी है कि ठीक है उसको इस पर्टिकुलर एजुकेशन का फायदा नहीं मिला, लेकिन अगर ये अपने दोस्त के यहां बैठा है तो इसका मतलब कि अपने से 12वें और दोस्त के यहां, तो जो 12 से संबंधित पॉजिटिव चीजें हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया? मतलब क्या है, ठीक है इस डिग्री का फायदा उसको डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन अगर वो अपनी डिग्री को दरकिनार करके अपने इंटरेस्ट पर चला जाए तो फिर वो उसको फायदा देने लग जाएगा। दूसरा, 12वां भाव क्या होता है? फॉरेन लैंड। 12वां भाव क्या होता है? आपका हिडन सीक्रेट्स। तो अगर इस प्रकार की चीजों में वो इंटरेस्ट दिखाने लग जाए तो फिर वही चीज उसको फेवर करने लग जाएगा, फायदा देने लग जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप ध्यान रखना है। बट अभी हम एक इन जनरल बात कर रहे हैं सूर्य की, कि सूर्य अगर कन्या लगन में 5वें भाव में बैठे हैं तो हमें किस प्रकार का फल देंगे। अब यहां पर क्या बताता है, 10वां भाव, 10वीं राशि क्या है? 10वीं राशि है दोस्तों मकर राशि। 10वीं राशि है मकर, इसके स्वामी कौन है? शनि स्वामी है मकर राशि के। और प्योर मतलब कहते हैं प्योर नेचर वाला जो है शनि का, प्योर एग्रेसिव नेचर मकर। क्लियर? और मकर वैसे काल पुरुष की कुंडली में आपका क्या बताता है? आपका स्टेटस बताता है। तो ये बात यहां पर भी उसकी एक प्री इमेज रहती है हमेशा। जो मेष लगन, जो काल पुरुष की कुंडली है, उसमें हर भाव की एक प्री इमेज आपको यहां पर जरूर एक बार रिकंसिडर करनी है, तभी कोई भविष्यवाणी करे। जैसे मान लीजिए 6ठा भाव हमारी कुंडली में क्या बताता है? हमारा रिपु भाव, पराक्रम, नॉट एग्जैक्टली पराक्रम, इसको कहते हैं हम शत्रुओं पर विजय, और यहां पर वो हमारा लग्न बन जाता है। तो उसकी भी प्री इमेज आपको सामने रखनी है कि भाई जुपिटर वाली चीजें हैं, और वो शत्रुओं पर जय भी कैसे करेगा? अथॉरिटी का फायदा लेकर। तो इस प्रकार की चीज़ों का भी एक खाका लेकर चलना है साथ साथ, अगर आप चाहते हैं कि मेरी भविष्यवाणी एकदम सटीक बैठे। तो स्टेटस को लिंकअप करना है एजुकेशन, मतलब आपकी पढ़ाई जो आपने की है पूरी तरह ओनली फॉर योर डायरेक्टली रिलेटेड विद योर स्टेटस। एंड सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, हालांकि ये इनके शत्रु की राशि मानी जाती है, फिर भी ये मतलब आपके संतान पक्ष की बात करें, पुत्रों की बात करें, तो कष्टों के बाद पुत्र की प्राप्ति होगी। क्लियर हो गया? मैंने पुत्र क्यों कहा? सूर्य है
और इसमें मंगल हैं और राहु हैं, जो पुरुष लिंग प्रधान है, बृहस्पति हैं, तो वो पुत्र बताते हैं। और जो स्त्रीलिंग है जैसे शुक्र हैं और चंद्रमा हैं, इनसे कन्या पता लगता है। तो और कई जगह कई और भी रूल हैं, जैसे कोई ग्रह बैठे हुए हैं उच्च के हैं, तो उच्च का मतलब प्रायः वो सर उठाकर चलता है अपने आप को, ऐसा बोला जाता है। और नीच का है तो वो नज़र झुकाकर चलते हैं। बट नज़र झुकाकर चलने का ये मतलब नहीं कि वो अपने आप को शेम्ड महसूस करता, नहीं। जो नज़र झुकाकर चलते हैं उसके आंखों में एक नरमी होती है, महिलाओं की तरह थोड़ा आंख झुकाकर चलना। तो इसीलिए कई बार हम ये भी कह देते हैं कि कोई ग्रह अगर नीच का हो जाता है तो ये एक स्त्री या कन्या संतान को बताता है। क्लियर? तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। और यहाँ से ये नज़र मार रहे हैं अपने मित्र के यहाँ पर, चंद्रमा के यहाँ। तो ये तो बात तय है कि एजुकेशन से आपको आय तो होगी, लेकिन एजुकेशन करते समय आपको कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है मे बी पिता जो हैं वो उतना नहीं बना मेंटेन कर पाए उसके, तो उसमें दिक्कतें आएंगी। और कब यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 इज योर रिपु, शत्रु। तो सूर्य अपने से छठे भाव में बैठे हैं और जो बैठे हैं वो भी शत्रु भाव में बैठे हैं। तो ये इस चीज के लिए भी अच्छा नहीं है, लॉसेस होंगे। और वो लॉसेस किससे रिलेटेड होंगे? एजुकेशन, कुछ पढ़ाई आपने शुरू की, फिर आपको नहीं लगा यार मुझे नहीं करना चाहिए, छोड़ दीजिए। तो जो आपकी डेस्टिनेशन वाली पढ़ाई है उसको करने में आपने काफ़ी बार रीथिंक किया, या दोबारा सोच दो, फीस डिपॉजिट कर दी। तो इस कारण से पिता भी आपकी पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा कष्ट में रहे। क्लियर हो गया? कई बार क्या होता है, मान लीजिए इस प्रकार की कोई सिचुएशन यहाँ बन जाती है, 10 नंबर सूर्य, तो पिता आपके इंटरेस्ट को लेकर बड़े ज़्यादा ट्रबल में आ जाते हैं। फिर यार इसका इंटरेस्ट तय नहीं हो पा रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। और इस कारण से उनके, बिकॉज अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये 5 नंबर आ जाएगा, तो उस कारण से उनके प्रॉफिट में नुकसान, माने उसके आय में रुकावट होगी जब तक बच्चे की पढ़ाई चलती रहेगी। अभी क्या है, लॉसेज रिलेटेड विद योर एजुकेशन। उनको आय तो हो रही है क्योंकि वो सूर्य जो है वो 11वें भाव को देख रहा है, लेकिन उनको उस आय का सेव कर पाना संभव नहीं हो पा रहा। वो अनवांटेड, ना चाहते हुए भी लॉसेस जा रहा है एजुकेशन से रिलेटेड। क्लियर हो गया? और कष्टों के बाद संतान उत्पत्ति होती है। और यहाँ से वो देख रहे हैं मित्र भाव को, तो गेन्स में हेल्प करेगा। अगर यहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही हो जाते तो फिर ये फाइनली गुड, वेरी गुड। बिकॉज 11th हाउस में वैसे भी कोई भी ग्रह किसी भी स्थिति में अगर आकर नजर डालते हैं तो अच्छा माना जाता है। क्लियर हो गया? तो ये तो थे सूर्य का 5वें भाव में फल क्या होगा। अब हम जानते हैं, अगर सूर्य हमारी कुंडली में, कन्या लगन की हमारी कुंडली है और छठे भाव में आ जाते हैं तो क्या फल देंगे। क्लियर? तो छठा भाव किसका है? 1 2 3 4 5 6। छठा भाव हमारा है दोस्तों, रिपु भाव कहा जाता है। रिपु भाव यानी शत्रु भाव जिसको कहते हैं, रिपु भाव कहा जाता है। और ये आपके उसको भी बताता है, आपके नौकर चाकर, आपके पालतू पशु, और आपके ऋण या आपने जो कर्ज लिया है वो चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। ये सब बातें भी छठे भाव से देखी जाती हैं। तो अब यहाँ पर मैंने जैसे काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि 11वां भाव जो है उस सभी के लिए, तो उसकी एक प्री इमेज भी लेके साथ चलने की भी। हाँ भाई, शत्रु होने के बाद भी कुंभ राशि का नेचर है यार, अगर कोई आ रहा है आने दो, उसका प्रॉफिट लो, क्यों उसको डिनाई करो। तो वो, और दूसरा छठा भाव मैलेफिक के लिए प्राय अच्छा माना जाता है, बशर्ते बहुत ज़्यादा एनिमिकल नेचर ना हो। अब इसमें एक थोड़ा प्लस पॉइंट क्या, देखिए इसका जो नेचर है वो भी मैलेफिक है, यानी ये जो राशि का स्वामी है, माने जो कुंभ राशि है, इसका जो स्वामी है वो भी मैलेफिक है, और यहाँ जो ग्रह बैठा है वो भी मैलेफिक है। तो क्या है, आपको शत्रुओं पर विजय दिला देगा। अब शर्त क्या है, लेकिन शर्त यह है कि जो शनि है वो अच्छी स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट कौन डिक्लेयर करता है? शनि डिक्लेयर करना। मतलब देखो क्या होता है,
इन बिटवीन बड़ा समय खराब चला, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट वाज वेरी गुड। तो वही है कि अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो रिजल्ट तो इस घर के मालिक के पास ही रहते हैं। भाई जैसे कहते हैं सूर्य यहां बैठा, तो ये किस के रिजल्ट के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? ज्यादा ये इसके रिजल्ट के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। अब इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, अब ये फॉरेन लैंड को देख रहा है, तो वो क्या बताता है कि कहीं ना कहीं आप जो पैसे के जो आपने कोई कर्ज लिया है किसी को, वो वापस आएगा, और ये कर्ज आपने अच्छी जगह व्यय किया है। क्लियर हो गया? क्योंकि अपने घर को देख रहा है जो 12वां है, ठीक है, 12वां है, ठीक है। 12वां क्या होता है? आय व्यय। तो व्यय खर्च मतलब आपने किया है, और वो स्वयं सूर्य उस पर नजर डाल रहा है। शत्रुओं का नाश कर देगा आपके, बहुत ज्यादा आप डटकर उनका मुकाबला करेंगे। क्लियर हो गया? और सूर्य यहां पर है तो रिजल्ट तो देखो, रिजल्ट तो शनि तय करेंगे, लेकिन इन बिटवीन जो आप मुकाबला करते हैं उनके सामने, शत्रु एकदम धराशायी हो जाते हैं आपका सामने। बशर्ते कि सूर्य की डिग्री को भी एक बार आप जरूर देखें कि सूर्य की डिग्री कहीं यहां पर सूर्य की डिग्री ज्यादा होगी तो अच्छा होगा। मैं जैसे कहता है कोई सौम्य है, जैसे दूसरा घर है, चौथा, यहां जब सूर्य बैठे हैं तो सूर्य की वो चीज भी 4 चांद लगा देगी अगर डिग्री कम हो तो। कहता है यार राजा आया है और बड़ा सॉफ्ट नेचर्ड करके आया है, लेकिन अगर किसी दरबार में जैसा राजा बैठता है क्रोध में, वही आपके घर में बैठे या आपके कुटुंब में बैठे, तो फिर वो, तो इस बात को भी जरा आप लोग लिंकअप कर लीजिएगा कि सूर्य इतना बुरा भी नहीं था अगर सूर्य इन कुटुंब स्थानों में या आपके सिबलिंग स्थानों में डिग्री कम करके बैठता। अब देखिए डिग्री यहां कम कर देते तो या 3 में क्या गड़बड़ हो जाती कि आपकी पराक्रम को कर देता, भाई बहनों से बना। बट ये जो चौथा घर है ये तो सुख का है ना, तो सुख में अगर सन की डिग्री कम हो जाती है तो क्या होता है फिर? नुकसान की बजाय उल्टा फायदा हो जाता है। कहते हैं यार राजा बैठे हैं बड़े ही बाल्य अवस्था में, बड़े मतलब आज मजाक में के मूड में लग रहे हैं। कहता है यार बहुत बढ़िया, लेकिन ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि सन वो किंग है, रिमेन किंग, तो राजा है, राजा ही रहेगा। आज बालकों की तरह बर्ताव कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है आप प्रोटोकॉल को तोड़ देंगे, दंड तो उतना ही मिलेगा। इस बात को जरा ध्यान रखना है कि राजा बैठा है, कमांडर बैठे हैं डिग्री कम करके, तो मतलब आज ये कमांडर लड़ने के मूड में नहीं आया, आज ये कमांडर संवाद करने के मूड में आया, प्रेम के मुद्रा में है। तो ये नहीं कह देना भाई राजा है तो उसका तो दिल ही नहीं है, बस ये तो हमेशा लड़ने के मूड में रहता है हमसे। बहुत गलत हो जाएगी प्रेडिक्शन आपकी अगर इस प्रकार से आप देखेंगे। प्रेडिक्शन में हर डिग्री इंपॉर्टेंट है। कोई एस्ट्रोलॉजर कई बार ये कह देता है और मुझे बहुत दुख होता है, यार मर गया है ग्रह, मतलब क्या एकदम नॉनसेंस स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। अगर बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि मृत है, तो मृत का अर्थ आप निकालें प्लीज। मृत का अर्थ दूसरा मोक्ष भी होता है, इस बात को समझें। और बालक का मतलब ये नहीं था बालक मंदबुद्धि होता है, कहते तो अभी पैदा ही हुआ है। हमारे घर में अगर ना बालक पैदा होना बंद हो जाए या बालक ना हो, तो आपके घर में जो एक छोटे बालक को देख के हमारे टेंशन दूर हो जाते हैं। इस बात को समझे। इसकी मतलब कहता है यार आपके प्लैनेट की डिग्री है वो एक डिग्री है या 0.1 डिग्री है, खत्म, इसकी इंपॉर्टेंस को आप छोड़ ही दें। अब नॉनसेंस, एकदम गलत स्टेटमेंट है ये, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। प्लीज मैं बड़े विनम्र तरीके से आपको ये बात कह रहा हूं कि आप इस बात को समझे। डिग्री कम होना भी एक पर्टिकुलर हाउस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आपको डिकोड करना आना ही चाहिए। इस चीज को अनुभव से आप खुद ही सीख जाएंगे कि हाँ यार एक बच्चे के रोल को आप कैसे मैच्योरिटी लेवल पर डिक्लेयर कर सकते हैं। और कई प्लैनेट में तो इनफैक्ट कम डिग्री हमेशा ही फेवर कर देता है। लाइक आपका मरकरी है, मरकरी में कम डिग्री समटाइम बहुत ही कम चांसेस में गड़बड़ करता है। नहीं तो भाई जैसे अब यहाँ पर क्योंकि इस कुंडली में कन्या लगन की कुंडली है, तो लग्नाधिपति वो है, तो कोशिश करें कि भाई इस कुंडली में तो ऐसा ना हो। बट अगर वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी मतलब कोई ये सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, बुध है, तो कम डिग्री है, काफी कम डिग्री है, चलेगा। और कन्या की बजाय सिंह लगन की है तो
मैनेज कर लेगा। माने इस बात को समझना है कि कब डिग्री कम होने पर भी हमें वो प्लैनेट फायदा कर सकता है। क्लियर नाउ। तो यहां पर इनका डिग्री जैसे 16 डिग्री 17 डिग्री तक होना, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा वो, अपने जंग लड़ने के लिए जो अवस्था उसको चाहिए वो आ जाएगी। ठीक है, तो जंग लड़ने के लिए होना चाहिए जवान। कहता जी वो 29 डिग्री है, बुढ़ा है, मरा हुआ है, यार ये कैसे कह सकते हैं आप? 29 डिग्री का मतलब ही इज अ थिंक टैंक, इतने विचार उसके पास हैं आप सोच नहीं सकते हैं। वो अपने विचारों से कमा लेता, मतलब आपने बड़े बड़े वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंस जैसे, जो फिलहाल तो दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको, क्योंकि आपको पता है उनका देहावसान हो गया था, लेकिन उनके विचारों ने ही दुनिया को बदल दिया। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, डिग्री ज्यादा होने पर भी कोई ग्रह हमें बुद्धिमान बना सकता है। इनफैक्ट जो पद्धति है जेमिनी पद्धति, जिसमें आत्मकारक अमात्य कारक ये सब निकाला जाता है, तो उसमें तो डिग्री ज्यादा वाले को ही आपकी आत्मा का कारक माना गया, चाहे वो 29.99 भी हो। क्लियर? तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउ नॉट 99, 29.5859 ऐसे। नाउ अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि यहां से वो, यहां देख रहे हैं इस चीज को फेवर कर रहे हैं, वो पिता के कारक हैं वो, और पिता का कारक अगर छठे भाव में बैठता है, ये वाली चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। और दूसरा ये खुद भी शनि पिता पुत्र वाली बात है, तो वो थोड़ा सा अपने, और अगर हम यहां से करें, मान लीजिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर, 10 भाव, ये क्योंकि हमने इसको यहां से क्यों ना, ये पिता का एक परमानेंट हाउस माना जाता है, 9th हाउस, और इसका कारक जो है वो अपने से 10वें में बैठा हुआ है। अब हम इससे क्या डिकोड करने का प्रयास करें, हम कह रहे हैं कि भाई पिता आपके स्टेटस को बनाने में आपको ऐसा लगता है कि कई दफा बाधक का काम उन्होंने किया है, बिकॉज ये रिपु भाव में बैठे हैं। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि पिता का कारक माना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति मान सकता है नहीं है वो बात अलग है अभी, कि मेरे स्टेटस को ना बनाने में मेरे पिता की कोई ना कोई भूमिका ऐसी रही। क्लियर? और ये अपने भाव को देखकर वह भाव को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अच्छे खर्च करवाता है। क्लियर? तो अब हम बात कर लेते हैं, सूर्य अगर कन्या लगन में 7वें भाव में आ जाते तो किस प्रकार का फल ये हमें देंगे। तो कन्या लगन के 7वें भाव में सूर्य आ जाते हैं, तो 7वां भाव किस चीज का कारक है? 7वां भाव दोस्तों कारक है हमारे, 7वां भाव आपके जो पार्टनर का, पति पत्नी के बीच संबंधों का, सेक्स लाइफ का कारक सूर्य को माना जाता है। और नॉट सूर्य को माना जाता है, 7th हाउस को। अभी यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, ठीक है, कारक तो शुक्र को माना जाता है। अभी बृहस्पति का घर है, मित्र है, मानते मित्र हैं, तो जो इनके बस में होगा वो तो कर पाएंगे आपको। पार्टनरशिप में कोई ऐसे एग्रीमेंट वगैरह में फायदा आपको जरूर देंगे, लेकिन जो इसका सॉफ्ट कॉर्नर है, इस हाउस का जो सॉफ्ट पार्ट है, वो देने में सक्षम नहीं होगा ये। जैसे कि आपका पति या आपका पत्नी आपके लिए एग्रेसिव हो सकता है, गुस्से वाला हो सकता है, और अगेन बट इसमें बृहस्पति की दृष्टि इस चीज को कम कर, अगर गुस्सा करता भी है तभी भी आप उसके साथ एक हेल्थी बढ़िया माहौल बनाकर रखते हैं, प्रेम बनाकर रखते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन अगर अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है तो फिर गुस्सा, समझदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है। 12 नंबर क्या है? मीन। मीन का स्वामी कौन? बृहस्पति। बहुत सात्विक ग्रह। देखिए ध्यान रखिए, धनु राशि और मीन राशि दोनों के स्वामी बृहस्पति है, लेकिन दोनों में फर्क है। धनु राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति क्षत्रिय गुण प्रधान है, और जो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है वो ब्राह्मण गुण प्रधान है, माने पठन पाठन और थोड़ा सा अपने रूल्स को लेकर कई बार लीनियंट भी हो जाते हैं। लेकिन ये टू बी वेरी सेलेक्टिव नहीं, अगर इन्होंने कोई गलत काम किया है तो दंड देना ही है, मृत्यु दंड चाहे देना हो। तो अपने नियमों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं इस मामले में धनु राशि। लेकिन मीन राशि इन मामलों में थोड़ा सा
तपस्या वाला नेचर और कई बार रंगीन मिजाज भी हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, मतलब रोमांटिक भी, माने बृहस्पति का रोमांटिक फेस कहा जाता है मीन राशि को, बिकॉज कालपुरुष की कुंडली में ये 12वां भाव, और 12वां भाव क्या है भाई? खर्च करना है दुनिया को जानने के लिए, माया को समझने के लिए, तो वो चीज का ध्यान रखना है इसमें। और अपने से, अब ये बात करते हैं अपने से, ये 8वें हैं, ठीक हो गया? अपने से 8वें बैठे हैं, तो अपने से 8वां क्या बताता है? अपने से 8वां बताता है अकल्ट नॉलेज, कष्ट, क्लियर, और अपने सीक्रेट्स, अपने सीक्रेट्स, ठीक है? और इसमें आप जन्म तय कर पाते हैं, मतलब मृत्यु कारक इस प्रकार। तो इसमें क्या बता रहे हैं भाई? ये बैठे हैं मित्र के यहाँ, लेकिन सूर्य इस भाव के लिए फिट नहीं माने जाते। तो अब हम किसको ज्यादा प्रेफरेंस दें भाई? मित्र के यहाँ बैठे हैं, लेकिन इस भाव के लिए ज्यादा प्रेफर्ड प्लैनेट नहीं है। तो भाई जब आपके अंदर वो गुण नहीं है, आप उस मित्र के यहाँ आए भी हैं, उस सिचुएशन में आए हैं जब मित्र ता का वो गुण आप नहीं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि यार मेरा मित्र हमें मुझसे मिलने आया मेरे ऑफिस में, तो मैं उसको उतना ज़्यादा वो नहीं दे पाता हूँ समय, या उस प्रकार का उसको जो देना चाहिए उसको समय, मैं उससे बातचीत वैसा नहीं, बट मेरे घर पे मिलने आया मैं उसको बड़ा अच्छे समय देता हूँ, ट्रीट करता हूँ। ऐसे कुछ आप मान के चलें कि ये मित्र के यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर भाव उसके लिए नहीं है। तो ये चाह रहे थे कि भाई यहाँ की बजाय वो कहीं यहाँ कहीं और मिलते तो ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए अब ये आपको उसका बेनिफिट देने में सक्षम नहीं होंगे। तो अब ये नेगेटिव वाले को ही ज़्यादा उजागर करेंगे। मतलब क्या है? पार्टनर आपके लॉन्ग लाइफ को घटाने का कार्य कर सकता है, पार्टनर आपके खर्चे को बढ़ाने का काम कर सकता है, और ये खर्चा कई दफ़ा आपकी बीमारियों पर भी होता है। क्लियर हो गया? बिकॉज ये डेथ रिलेटेड इस प्रकार की कोई और पार्टनर में और आप में खटास का कारण कुछ इस प्रकार की सीक्रेट्स। देखिए ये 8वां भाव है, और 8वां भाव किससे है? 12वें भाव से। तो 12वां भाव क्या है? 12वां भाव है आपके सीक्रेट्स जो दूसरे, देखिए ये मेरे सीक्रेट जो मैं दूसरों को नहीं बताना चाहता, ये वो सीक्रेट जो मेरे साथ वाले मुझे नहीं बताना चाहते। तो मतलब क्या है? जो मुझे नहीं बताना चाहते, और ये क्या है? जो मैं उनको नहीं बताना चाहता। मतलब अब हो क्या रहा है कि एक गलत फहमी बन जाती है इस हाउस से रिलेटेड, माने, और ये हाउस किसका है? पार्टनर का। तो इस प्रकार की गलत फहमियां बन जाती हैं कि यार हमें लगता है कि वो मुझसे छुपाता है कुछ, और उसको लगता है यार ये मुझसे कुछ छुपाता। तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बन जाती है अपने से। अब इसमें ओवर रूट क्या कर जाएगा? सब चीजों को दरकिनार कर देगा, और अगर बुरा भी है तो अच्छे में कन्वर्ट कर देगा। उसको समझे। अगर इस कुंडली में, ध्यान दीजिए, अगर इस कुंडली में इस घर का मालिक उच्च का हो जाए, उच्च के वो कहां होते हैं? यहां, गुरु, तो फिर देखिए मिराकल क्या होगा, जादू क्या होगा। इस घर की चिंता करने की अब सूर्य की कोई जरूरत नहीं है। कहता भाई तू बैठ, तेरे मन में है बैठ, नहीं बैठना मत बैठ। क्लियर? और इस घर के अंदर वो 4 चांद लगा देगा बृहस्पति। पत्नी बहुत ज्यादा एजुकेटेड होगी, डायरेक्ट लिंक विद हिज प्रॉफिट से रिलेट करती होगी, और उसको जो बात ऐसा लग रहा है कि भाई हिडन सीक्रेट्स, तो इनफैक्ट ये हिडन सीक्रेट्स अब किसके रिलेटेड होंगे? ये हिडन सीक्रेट उसको कोई अकल्ट नॉलेज में एक प्रोफेशनल बनाने वाला होगा। माने हो सकता है वो कोई ऐसा मतलब इस प्रकार की कोई बिल्डिंग, इस प्रकार के कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की मदद करें। क्लियर हो गया? जो सीक्रेट्स दुनिया को बताने लग जाएं, तो इस बात को समझिएगा, दुनिया को बताने लग जाए मतलब गुरु अब एक्टिव हो गए हैं पूरी तरह से। क्लियर? और इस चीज को थोड़ा मान लीजिए थोड़ा कम भी कर दें कि चलो उच्च के ना हो, गुरु स्वग्रह भी हो जाए, तभी भी
काफ़ी हद तक चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि ओवर रूट करने के लिए इस घर के मालिक का उच्च का हो जाना, और स्पेशली अगर वो शुभ है तो फिर एकदम ही एंगल बदल जाता है। कहाँ तो हम चीज़ को देख रहे थे कि भाई पति पत्नी एक दूसरे से कुछ छुपा रहे थे, अब उजागर करने लग जाएंगे, और वो भी संसार के सीक्रेट्स को उजागर करना शुरू कर देंगे, ज्ञान गुरु के रूप में, जो उनको मुनाफा देगा, फायदा देगा, आय देगा। मे बी एक प्रोफेशन बना ले हम, एक एस्ट्रोलॉजी जैसा प्रोफेशन। क्लियर हो गया आप? तो ध्यान रखिएगा, कन्या लगन के 7वें भाव में सूर्य हमें ये दे सकते हैं। यहाँ से क्योंकि वो पहले भाव को भी देख रहे हैं तो ये बात तय है कि आपकी पर्सनालिटी को ये इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे। तो कई लोग जैसे कई दफ़ा कहते हैं भी मैं अगर पार्टनर में नहीं है जा रहा हूँ या मेरा विवाह नहीं हो रहा है, तो उस समय ये आपके शरीर को हमेशा मजबूती रखेंगे। इस प्रकार से भी कई लोग कह देते हैं कि मैं विवाह नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भयभीत होने वाली बात नहीं है कि भाई आपके यहाँ 7वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो विवाह नहीं करना है, कष्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कष्ट तो जीवन में कभी टल ही नहीं सकता है। कष्टों से भागना नहीं, उनसे लड़ना ही जीवन में हमारा ध्येय होना चाहिए। कष्ट कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। कष्ट खत्म का मतलब आदर्श, आइडियल, और आइडियल इस संसार में संभव नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये था कन्या लगन के 7वें भाव में सूर्य का फल। अब हम जानते हैं कि कन्या लगन में अगर 8वें भाव में सूर्य आ जाए तो क्या फल होगा। देखिए, 8वें भाव में सूर्य हो जाते हैं उच्च के, तो पूरी ताकत से अब वो कहते हैं भाई ठीक है, वो इस भाव को भी बढ़ाएंगे और इस भाव को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, और हम यहां से देखें तो देखो ये है क्या, 7, 8, 9। 9 नंबर क्या होता है? भाग्य का कारक, धर्म का कारक, पिता का कारक। क्लियर? तो ये सारी चीजें बढ़ोतरी होगी। इस भाव को बढ़ाएंगे। या देखिए, अपने से 9वें हैं और सूर्य अच्छी स्थिति में है, अच्छी नहीं, बेहद अच्छी स्थिति में है। मेष इज फेवरेट प्लेस ऑफ सन, और वैसे भी 6, 8, 12 में मैलेफिक प्लैनेट शत्रुओं को खत्म कर देते हैं और इससे संबंधित जो बुरी बातें खत्म कर देंगे उसको, जैसे कि लॉन्ग लाइफ कर देंगे, बशर्ते मंगल स्वग्रही हो या उच्च के हो, लंबा जीवन देंगे आपको। और ये है कि आपको पिता से ही अकल्ट नॉलेज सीखने का मौका मिलेगा। इस प्रकार की साधनाएं, तंत्र साधनाएं सीखने का मौका आपको सूर्य, क्योंकि पिता और आत्मा का कारक है, तो आप अपने से ही वो चीजें सीखना शुरू कर देंगे, आइदर फ्रॉम योर सेल्फ और फ्रॉम योर फादर। अब यहां पर जो एक नेगेटिव फेज है वो ये है कि क्योंकि पिता, हालांकि बट स्टिल एक बात गौर करने वाली है कि ठीक है कि 8वें भाव में मृत्यु का कारक होता है, लेकिन क्योंकि सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा नहीं है कि वो प्राण घातक होगा उनके लिए, प्राण हर लेगा उनके, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ सूर्य उच्च के हैं, परम उच्च अवस्था में है। मंगल भी यहाँ हो जाए तो कहना ही क्या आपको, फिर तो उल्टा पिता की उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन सामान्यतः अगर एक प्रथम दृष्टा कहीं भी कहें कि सूर्य चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो पिता और माँ की सेहत खराब हो जाती है या उनकी मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं, ऐसा हो जाता है, बट नॉट फॉर दिस केस, क्योंकि ये उच्च के हैं और जो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो दिल खोल कर दान करेंगे आपको, दे भाई। तो ये लोग दूसरों को भी इस मामले में ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं, और अगर इसमें बृहस्पति भी अच्छा हो ऐसी कुंडली में तो फिर ये लोग इस फील्ड में रिसर्च भी करते हैं। क्लियर हो गया? जो हिडन सीक्रेट्स हैं उनको जानने के लिए मंगल साथ बैठा हुआ है, तो इस प्रकार की हिडन चीज़ें, और इसमें मंगल है आपको पता है ये अग्नि प्रधान है और इंजीनियरिंग का भी स्वामी है, तो उससे रिलेटेड भी वो रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना है इसमें सूर्य की नज़र यहाँ से कहाँ पड़ रही है, आपके धन भाव, कुटुंब भाव में नज़र पड़ रही है। अब तो कुटुंब भाव में इनकी नज़र नीच की है यहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये कुटुंब में आपके संबंधों को खराब करने का प्रयास करते हैं यहाँ से। वो अलग बात है कि आपका अब इंटरेस्ट ही एकदम अलग टाइप का हो गया तो कुटुंब आपके साथ नहीं भी है तभी भी आप मैनेज, मतलब इसको जरा समझिए। अब सूर्य जब यहाँ बैठे थे तो आप स्वयं उत्तरदायी थे उसको चीज़ को खराब करने के लिए। अब सूर्य यहाँ से नज़र मार रहे हैं तो आप स्वयं तो उसके लिए उत्तरदायी मतलब आप स्वयं की वाणी से ऐसा नहीं करते हैं, आप उनसे दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको बुरा मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, वो अलग बात। इनफैक्ट इस केस में बुरा ही मानेंगे, बट आपने स्वयं की वाणी से कुछ ऐसा नहीं किया है। कई बार आप समझ रहे हैं ना
कि मैं किसी के साथ रहता हूँ तो मैं उनके साथ उनको, मेरी जो वाणी से मैं बोलता हूँ उनसे मेरे संबंध खराब होते हैं। मैं उनसे दूर रहता हूँ तो मेरे ना बोलने से ही मेरे संबंध खराब हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ बर्ताव यहाँ दिखाई देता है आपके कुटुंब भाव में। और लेकिन इस पक्ष में एक जो मजबूत बात है वो क्या है कि इस व्यक्ति का जो ससुराल पक्ष होगा, ससुराल पक्ष उसका बड़ा सपोर्ट करेगा। कुटुंब भाव में हम उसको ये कहें कि जो उसके घर के लोग हैं, उसके पक्ष के लोग हैं, उसके साथ खड़े होंगे नहीं खड़े होंगे। समटाइम दोनों साथ खड़े हो जाते हैं, ससुराल पक्ष भी आप पक्ष भी। अभी क्या है, ससुराल पक्ष के लोग उसका समर्थन करेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष के बीच में उसकी जो इमेज होगी वो एक डोमिनेटिंग व्यक्ति की होगी। वो प्राय जब जाता होगा तो ससुराल पक्ष वाले के बीच हार्मनी सी नहीं दिखती होगी, सामने बैठे हैं सब लोग मिलजुल कर, ऐसे नहीं, उसको एक हाई लेवल की तरह ट्रीट करते होंगे उसके व्यक्ति। तो कई बार उन ऐसा भी लग सकता है कि नहीं यार, जब वो आते हैं तो हम लोग वो वैसा एंजॉयमेंट नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मल होना पड़ता है। बट रिस्पेक्ट इज ऑलवेज देयर बिकॉज सन एज किंग एंड सिचुएटेड इन हिज बेस्ट फ्रेंड हाउस, या कह सकते हैं ये इस समय सबसे सर्वोच्च स्थिति पे सन बैठा हुआ है, 8th हाउस में, यहाँ पर उच्च का होकर एक्सेल्ड कर गया है सन। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम क्या और बातें बता सकते हैं कि फॉरेन लैंड से या व्यय भाव से खर्च जो हो रहा है वो किससे रिलेटेड हो रहा है, इससे रिलेटेड खर्च हो रहा है। ठीक है, संसार की उस चीज़ों को जानने के लिए आप खर्च कर सकते हैं, कोई इस प्रकार का मेडिटेशन प्रोग्राम आप कर सकते हैं, या आप फॉरेन में जाकर कोई रिसर्च, हाई रिसर्च किस पर कर सकते हैं, इस प्रकार के टॉपिक पर, मोक्षा पर रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर लिंक्ड, दोनों लिंक हो गए अब। ठीक है, 8वां भी यही है, हिडन सीक्रेट मृत्यु, और 12 भी मोक्षा, तो ये दोनों लिंक अप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी चीज़ों को डिकोड करने का प्रयास करना है। एंड अब हम जान लेते हैं कि अगर कन्या लगन की कुंडली में सूर्य आ जाते हैं हमारे 9वें भाव में, तो ये क्या बात बताते हैं हम। सूर्य कारक किसका है, पिता का, आत्मा का। ठीक है, और सूर्य हमारे गवर्नमेंट के साथ संबंध भी बताता है। अब ये बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने से 9वें में बैठा किसके हैं, शुक्र के यहाँ, और शुक्र इनके शत्रु माने जाते हैं। वृष लगन में, मतलब माने वृष राशि में बैठे हैं सूर्य, यहाँ से नजर मार रहे हैं वो भाई बंधु। अब देखिए यहाँ जो बैठे हैं सूर्य, वो बैठे हैं तो पिता के हाउस में। ठीक बात है, सूर्य अपने पिता के यहाँ ही बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई पिता के साथ उनके संबंध अच्छे हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि बैठे हैं अपने शत्रु के यहाँ पर, तो साथ रहकर भी साथ नहीं है, इस प्रकार का रहेगा आपके साथ। साथ तो हैं, आपके साथ ही रहे हमेशा, फिर भी आपके साथ नहीं रहे, ऐसा ही कुछ माहौल बन जाता। हो सकता है बिल्कुल आपको टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो इनके एनिमी है, लेकिन बैठा तो वही है जहां होना चाहिए सन को, क्योंकि वो उसके संबंधित हैं ग्रह, आत्मकारक हैं, पिता के कारक हैं, वहां बैठे हुए। अब यहां से वो नजर मार रहे हैं आपके पराक्रम भाव को, तो पराक्रम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और क्यों ये आपके भाई बंधुओं का घर है, तो उनमें जो प्रेम संबंध है, प्रेम वाली बात, उसको घटा देंगे। उसको प्रेम प्राम मतलब वैसा वाला काम इनका नहीं है। शर्त अब एक ध्यान रखिएगा, अब यहां पर क्या शर्त, डिग्री कम होने पर सन की, ये आपके भाई बहनों के साथ एक किंगली संबंध बनाएंगे और एग्रेशन को मिनिमाइज कर देंगे। बिकॉज सन डिग्री कम होने का माने नॉट सो मेच्योर किंग। रॉयल्टी तो आएगी, लेकिन बचकाना वाली रॉयल्टी आएगी, जिस चीज का आपके भाई बहनों को फायदा मिलेगा। क्लियर हो गया। अब जहां तक बात पराक्रम की है, तो पराक्रम के लिए तो मंगल रिस्पॉन्सिबल है ही ऑलरेडी। तो अगर मंगल की डिग्री है ठीक ठाक है, तो पराक्रम आपको बढ़ा हुआ है। लेकिन जो ये संबंधों में कर्कश चीजें ला रहे थे सन, वो अब नहीं हो पाए होगा। तो ध्यान रखना इस चीज का थोड़ा सा, डिग्री कम होने पर कई जगह कोई प्लैनेट फायदा कर देता है। क्लियर हो गया। यहां पर भी ये फायदा करेगा सन की, डिग्री कम है यहां पर सन की, तो पिता आपके साथ रहते हैं, और क्योंकि डिग्री कम है तो एक बच्चे की तरह वो
आपके मतलब आप सोच रहे हैं सर इसमें बच्चे वाली बात पिता के लिए फिट नहीं हो रही है, बट इस बात को समझना कि जब हम किसी प्लैनेट को एक एज देते हैं या लिंग देते हैं या नहीं देते हैं, तो आप हमारे सांसारिक रूप के जो लिंग हैं उनसे आप डायरेक्ट संबंध मत बनाइएगा। जैसे बुद्ध हैं, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन बुद्ध का जेंडर कुछ नहीं है, तो उसको आप कहते हैं यार वो तो जेंडर नहीं है, तो क्या। ध्यान रखिए, जिस प्लैनेट के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं वो एक अलग दुनिया हो सकता है जहाँ पर हमारे मिनरल्स का, हमारे जेंडर का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, बट हम अपनी दुनिया में जब इसको फिट करने का प्रयास करते हैं तो कई बार परेशानी हो सकती है। जैसे ब्रह्मा के सबसे जो पहले पुत्र हैं सनक सनंदन सनत कुमार, ये 5 वर्ष के बालक हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा एज्ड और समझदार व्यक्ति माने जाते हैं, माने ब्रह्मांड के। ऐसे ही यहाँ पर अगर सूर्य की डिग्री कम है तो पिता के अंदर वो जो बाल्यावस्था वाला वो है रहेगा, ठीक है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन वो आपसे रोष भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कम डिग्री हो जाती है तो वो कई जगह फायदा भी दे देगी। क्लियर हो गया मैंने क्यों कहा है यहाँ पर डिग्री कम होने के लिए, बिकॉज वो एनिमी हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। और अपने से एक 10वें हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12वां भाव से 10वें भाव में बैठे हैं, एनिमी के स्थान में बैठे हैं, माने 10 से रिलेटेड ट्रबल। 12वां भाव यानी लॉस है 10, माने इस चीज को अगर हम यहां से गिने तो हम यहां ये बात निकाल सकते हैं कि भाई जिस जातक की कुंडली बनती है तो वो समझ सकता है कि मेरे लॉसेस में मेरे भाग्य का या मेरे धर्म का या मेरे फादर का कोई ना कोई रोल है। क्लियर हो गया। तो उसको लगता है कि यार मैंने धर्म में अनावश्यक खर्च किया है, हालांकि धर्म की जो उसकी परिभाषा है वो अलग हो सकती है। क्लियर हो गया। आपने बिना जाने बुझे ऐसी चीज़ में खर्च किया जिस वास्तव में धर्म था ही नहीं। क्लियर हो गया। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा लिंकअप करने का प्रयास करें। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसमें हम बात कर लेते हैं, अगर सन हमारी कुंडली में कर्क लगन की नॉट कर्क, कन्या लगन की कुंडली है और सूर्य हमारी 10वें भाव में आ जाते हैं। क्लियर। 10वें भाव में सूर्य आ गए हैं तो क्या फल यहाँ देंगे। तो देखिए 10वें भाव में, 10वां भाव किस चीज़ का कारक है, आपका स्टेटस, जॉब प्रोफाइल आपका कैसा होगा, आपका समाज में किस प्रकार का सम्मान रहेगा, ये सब चीज़ें हम 10वें भाव से देखते हैं। केंद्रों में इनफैक्ट सबसे मजबूत माना जाता है 10वें भाव को लगन के बाद। तो अब यहाँ सूर्य बैठे हैं और सूर्य यहाँ बहुत अच्छे माने जाते हैं वैसे। अब यहाँ पर ये मित्र के राशि में भी बैठे हुए हैं बुध, और इस लगन के लिए बुध बहुत ही ज्यादा बेनिफिट। देखिए इस लगन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर बुध 2 डायमंड हाउसेस को और जुपिटर 2 डायमंड हाउसेस को कवर कर रहे हैं। यानी इस कुंडली में सिर्फ बुध और बृहस्पति अच्छे हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए बस। क्लियर। और अगर यहां कहीं बुध बैठ जाए साथ तो फिर तो कहना ही क्या, अथॉरिटी के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे होंगे। क्लियर हो गया। आप पर उनकी मेहरबानियां बरसती रहेंगी। बुधादित्य योग बन रहा है, बुध यहाँ बैठ जाते हैं। तो अगर बुध नहीं भी बैठते हैं तभी भी सूर्य यहाँ पर कोई इतने बुरे नहीं माने जाते हैं। यहाँ से वो आपके 4th हाउस को देख रहे हैं तो आपका जो मकान होगा उसमें भव्यता होगी ही होगी। क्लियर। और ये अगर हम कहें अपने से दूसरे हैं और मित्र के स्थान में, अब ये सन जैसे पहले खराब रोल प्ले कर रहे थे उतना नहीं करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि अपने से दूसरे माने ये किसका है, फादर से रिलेटेड चीज़ें हैं या धर्म से रिलेटेड, अपने से दूसरे हैं। तो मतलब क्या है, और अच्छी ही जगह बैठे हुए हैं, मतलब इससे संबंधित चीज़ों में दूसरे घर वाली चीज़ें लाएंगे। दूसरा घर किसका होता है, धन, कुटुंब, वाणी। मतलब इनको ये अपने धन, कुटुंब, वाणी से सुख देंगे। किसके थ्रू, 10th भाव के थ्रू। आया कुछ समझ में आपको। इस प्रकार से आपको लिंक अप करना होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10th इज योर स्टेटस एंड अपने से दूसरा इज योर वॉइस, स्पेशली वॉइस का सिद्धि वाला पार्ट। तो मतलब फादर के कारण ही आपको आपके जॉब प्रोफाइल में
बेनिफिट मिला है, गेन्स मिले हैं, ठीक है। और इसमें आपके प्रोफेशनल लैंग्वेज के लिए आपके फादर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर हो गया? तो इनको लिंकअप करना आना चाहिए आप लोगों को भी। अपने से दूसरे का क्या अर्थ है, अपने से चौथे का अर्थ क्या है, और अगर अपने से चौथे बैठा तो मित्र के यहाँ बैठा है, एनिमी के यहाँ बैठा है, तो अगर मित्र के यहाँ बैठा तो उसकी चीज़ों को ऊपर कर दो, और जहां वो बैठा है वो जल तो प्रधान है, अग्नि तत्व प्रधान है, तो ये सब भी देखना है। खाली मित्र होने से भी बात नहीं बनेगी आपको। जैसे अभी हमने यहाँ बैठाया था ना सन को, वृश्चिक में, स्कॉर्पियो में मित्र तो है, लेकिन मित्र का वो घर या वो पर्टिकुलर बिल्डिंग जो पसंद नहीं है उसको, कहता है यार तू यहाँ इस बिल्डिंग में मत रहा कर, या मैं अगर उस बिल्डिंग में मिल लिया करूँगा। तो ये हाउस सन को पसंद नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये जल तत्व प्रधान। इनफैक्ट मंगल भी यहाँ अपने आप को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं पाते हैं जितना ज़्यादा मेष में पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से गिने तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अपने से 11 बैठे हैं और सही बैठे हैं, तो मतलब क्या है, फॉरेन लैंड या व्यय भाव हमेशा आपके जॉब प्रोफाइल से एक्टिव रहेगा, फायदा मिलेगा। हो सकता है आपके जॉब में जहां भी आप हैं उसी के जरिए आप विदेश यात्रा करें और उस यात्राओं से आपको लाभ हो। क्लियर है? कहता भाई अब मुझे अपनी कंपनी के थ्रू में मुझे बाहर जाने का मौका मिल रहा है, और पर्टिकुलर किस प्रकार का काम है वो ये बता सकता है। भाई 3 नंबर इज रिलेटेड विद मिथुन राशि। मिथुन राशि इज टाइप ऑफ वेरी इंटेलिजेंट। बुध एक प्रकार का राइटर भी है, कोई इस प्रकार की इंडस्ट्री है जो बुक वगैरह पब्लिश करती हैं, और या सॉफ्टवेयर एजुकेशन इस प्रकार का काम करती हैं। और क्योंकि मिथुन जो है उसमें थोड़ा रोमांटिक फेज भी आ रहा है, तो उसमें तो भी कह सकते हैं थोड़ा सा बुद्ध का वो वाला पार्ट जो थोड़ा रोमांटिक है, उसमें वो वाली चीज़ है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें, उस प्रकार की वो जगह वो काम करते हैं। और ये व्यक्ति उसी से संबंधित यात्रा करता है और उसको फायदा होता है, ठीक है। नो, अब हम बात कर लेते हैं, अगर सन हमारी कुंडली में, कन्या लगन की कुंडली है, 11वें भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार का फल हमें कन्या लगन में मिलेगा। क्लियर? 11वें भाव में सूरज बैठ जाते हैं और कन्या लगन की कुंडली है, तो 11वां भाव किस किस को रिप्रेजेंट करता है? आपके आय, आपकी अच्छी इच्छाएं, आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन, मित्र, ये सब चीज़ों को 11वां भाव रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य जो है वो मित्र के यहाँ बैठे हुए हैं, और तो इसमें सबसे पहले आपको चंद्रमा का स्टेटस देखना चाहिए अगर आप ओवरऑल रिजल्ट जानना चाहते हैं। चंद्रमा 7 बैठे हैं तो फिर तो भाई कहता है यार मुझे पसंद तो नहीं है ये घर तेरा, लेकिन जब तू रहता है तो मेरे को, मैं मिलने आता हूँ तेरे से। तो कुछ कुछ वैसे ही है, पसंद नहीं है मतलब क्या, क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान है ना ये सूर्य, और जो ये राशि है वो जल तत्व प्रधान है, लेकिन फिर भी दोस्ती के लिए तो फिर ये कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो अगर इस, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सन यहां पर कम डिग्री होकर बैठते हैं तो अपने अग्नि फायर पावर को कम करके बैठते हैं। कहते हैं यार दोस्त के लिए तो मैं जान भी कुर्बान कर सकता हूं, तेरे लिए मैं डिग्री कम नहीं कर सकता हूं। तो डिग्री कम करके अगर सन यहां बैठते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जो नेगेटिव वाला रोल था कुछ कुछ, वो अब कम हो जाएगा। अब राजा एक बच्चे की तरह बर्ताव करेगा। क्लियर हो गया? और आपके आय में, आपके गेन्स में अथॉरिटी, किंग, फादर, इनका भी रोल होगा। यहां से ये नजर मार रहे हैं 5th हाउस में, 5वें भाव में नजर मार रहे हैं, रिलेटेड टू योर सन, आपका पुत्र। हालांकि सूर्य इस भाव का जो स्वामी है शनि, उसके शत्रु हैं, लेकिन फिर भी सूरज के मन में ये भावना तो है कि ये मेरा पुत्र है, क्योंकि शनि और शुक्र, सूर्य एक दूसरे के पिता पुत्र हैं। तो यहाँ पर कई बार मतलब पुत्र है, उनको संतान होगी, लेकिन कई बार और वो गेन भी देगी, लेकिन इनमें कई बार संबंधों में थोड़ी खटास आ जाती है नज़र यहाँ डालने के कारण। तो प्लस पॉइंट क्या है कि भाई इस भाव को एक्टिव रखेगा, बशर्ते इस घर का जो मालिक है शनि वो अच्छी स्थिति में हो, तो संतान होगी उनको। लेकिन सूर्य नजर मार रहे हैं तो संबंध उस संतान के साथ कुछ
अच्छे नहीं होंगे। क्लियर? नाउ यहां से एक बात लेकिन याद रखिएगा, अगर यही सेम सिचुएशन कुंभ राशि के साथ बन जाती है तो वो इतना, मैंने पहले कई बार बताया, कुंभ राशि सबके लिए एक लिबरल सी राशि है, जबकि दोनों का स्वामी ही शनि है। तो ये रूल आप जो अपने मकर पे अभी लगाया वो आप कुंभ पे नहीं लगाएंगे कि यार ये भी तो, इसका भी तो लॉर्ड शनि है। तो लेकिन एग्जैक्टली दोनों का नेचर सेम नहीं है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, वृश्चिक का मेष का नेचर सेम नहीं है। अब ये देख लें, वो अपने से कहाँ बैठे हैं, सन 12, अपने से 12 नंबर बैठे हैं। और 12 भाव क्या होता है? व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा है, लेकिन मित्र के यहां बैठा हुआ है। तो आप अच्छी आय करेंगे, अच्छा व्यय करेंगे। क्लियर हो गया? कहते यार आप लोग हालांकि समझते होंगे आपको खर्चीला, बट यार खर्चीले का मतलब तब है, खर्चीला है ना जब आपको आय नहीं है। आप आय करते हैं तो भी आप व्यय करते हैं, तो एक एंगल से देखा जाए तो पॉजिटिव भी है ये। क्लियर हो गया? तो आप आय हो रही है तभी आप व्यय एक्टिव कर अच्छा करते हैं। कई बार ऐसे लोगों को व्यय करने पर ही अच्छी आय होती है। कई लोग खर्च जब तक पैसा नहीं करते हैं पैसा आता ही नहीं है, खर्च करने पर ही पैसा बहुत आता है ऐसे लोगों के पास। क्लियर? लेकिन सब राशियों में ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि मित्र की राशि में बैठा हुआ है वो। नौ, अब सूर्य आ जाते हैं कन्या लगन के 12वें भाव में। क्लियर? और 12वें भाव में वो स्वग्रही होकर बैठे हैं। और 6, 8, 12 में वैसे मैलेफिक प्लैनेट अच्छे माने जाते हैं। सूर्य स्वग्रही है, तो यहां पर ये क्या चीज मजबूत कर देगा? आपके खर्चों को शाही रखेगा, लेकिन कभी ऐसा लगेगा नहीं कि मैं गलत खर्च कर रहा हूं। आपको कभी भी नहीं लगेगा मैंने गलत खर्च किया है। शाही खर्च करेगा ऐसा व्यक्ति, और उसको फॉरेन लैंड में कोई ना कोई अथॉरिटी का सपोर्ट जरूर मिलेगा, या अपने जहां वो पैदा हुआ उससे दूर उसको अथॉरिटी का सपोर्ट हमेशा रहेगा उसको। क्लियर? और यहाँ एक बात और समझ में आती है कि भाई पिता का प्रेम ज़्यादा रहता है अगर पिता दूर रहते हैं, बिकॉज फादर इज वेरी हैप्पी व्हेन ही इज फार फ्रॉम यू। क्लियर? इस प्रकार का कुछ ऐसा बनता है। और सूरज यहां से प्रसन्न अवस्था में कुंभ राशि को देख रहे हैं, और कुंभ राशि कालपुरुषी कुंडली में एक ऐसी राशि है जो साम्यवादी विचार, मतलब मिलकर चलने वाली विचारधारा पर विश्वास करती है। तो माने आप समझते होंगे शब्द का अर्थ। तो ये यहां देख रहा है सूर्य 6th हाउस में, और 6th हाउस इज एनिमी हाउस। 6th हाउस इज आपके कोई नौकर चाकर, ऋण भाव, पालतू जो पशु हैं, ये तो स्वग्रही होकर अच्छी जगह बैठकर नजर मार रहे हैं यहाँ पर। तो इसका अर्थ ये है कि वो आपके शत्रुओं को परास्त कर देगा। किस कारण से परास्त करेगा? कि आपको वो दूर बैठा व्यक्ति बहुत हेल्प करता है, कोई ऐसा बड़ी अच्छे संबंध है आपके अथॉरिटी के साथ, वो आपके शत्रुओं को खत्म करने में आपकी बहुत मदद करता है। क्लियर हो गया? और इस कारण से आपका जो नौकर पक्ष है, नौकर चाकर भी आपके घर में समय आने पर जरूर होंगे। क्लियर? तो ये तो था दोस्तों कन्या लगन के 12 भाव में सूर्य का अलग अलग भावों में फल। हम हमारे इस चैनल में आप बने रहिए, हम इसी प्रकार से सारे अलग अलग ग्रहों का अलग अलग लग्नों या राशियों में प्रभाव जानेंगे। और हमने ये शुरुआत की है, जिस शुरुआत को हमने एक छोटी सी, क्या बोलते हैं, एक छोटा सा एक नहर बनाई है, एक झरना बनाया है, ये कहें। इस झरने को एक बहुत विशाल महासागर का रूप दिया जा सकता है अगर आप लोग हमारी मदद करें तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में आप लोगों के विचार अपेक्षित हैं, आप हमें विचार दीजिए किस प्रकार के बदलाव हम कर सकते हैं, और कोई इस प्रकार का क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करके बताइए, उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य।